जब मैं 23 साल का था, उस गर्मी के मौसम में मुझे एक रेयर इनक्योरेबल डिसीज का पता चला। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं 1 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। उसी दिन शेन बिवाई, वो औरत जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसका कार एक्सीडेंट हो गया। होश में आने के बाद वो अपनी मेमोरी पूरी तरह खो चुकी थी। वो मुझे भूल गई। उसे सिर्फ शेनजी याद था, जो कभी उसके पीछे पड़ा था। मुझसे डिवोर्स लेने का फैसला करके वो उससे शादी करना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसने मेरे लिए अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगाया था। वो जिसने अर्थक्वेक के वक्त हड्डियां टूटने के बावजूद मेरी हिफाजत की थी। शैन बेवाई जिसने कसम खाई थी कि वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। वो मुझे इतनी पूरी तरह कैसे भूल सकती थी? पिछले 5 महीनों से मैंने सब कुछ कोशिश की, फिर भी उसे मेरे बारे में कुछ याद नहीं आया। फिर शेनजी के बर्थडे पर चैनजी के पूरे जिस्म पर रैशेज निकल आए और वो जमीन पर गिर गया। बॉडीगार्ड्स ने मेरे बैग की तलाशी ली और उन्हें ट्यूलिप पॉलन मिला, जिससे चैनजी को एलर्जी थी। मुझे चैनजी के हॉस्पिटल बेड के सामने घुटनों पर बैठने पर मजबूर किया गया। शैन बिवाई, जो कभी मुझे इतनी पैशनेट नज़रों से देखती थी, अब उसकी नज़रों में सिर्फ बोन चिलिंग ठंडक थी। फैंग युआन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं जिससे प्यार करती हूं वो चैनजी है। क्योंकि तुम डिवोर्स नहीं चाहते, इसलिए तुमने उसे चोट पहुंचाई। मैंने जोर से अपना सर हिलाया। वो मैं नहीं था। शैन बिवाई ने फिर किसी को पीनट्स लाने का ऑर्डर दिया। उसने खुद अपने हाथों से मेरे मुंह में मुट्ठी भरकर ठूस दिए। मुझे सिवियर पीनट एलर्जी है। मुझे याद आया जब आखिरी बार गलती से मैंने एक घूंट पीनट मिल्क पी लिया था। शैन बिवाई ने घबराकर एम्बुलेंस बुलाई थी और 3 दिन तक मेरा साथ छोड़े बगैर मेरी देखभाल की थी। उसके बाद से हमारे घर में पीनट्स वाली कोई भी चीज कभी नहीं आई थी। गर्म आंसू उसके हाथ की पुष्ट पर गिरे। शैन बिवाई की उंगलियां अचानक ठर्राईं, इतनी हल्की के पता भी ना चले, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। पीनट्स की एक और मुट्ठी अंदर ठूस दी गई। मेरा गला ऐसा लगा जैसे उसमें आग लगी हो। मेरी स्किन पर तेजी से बड़े लाल रैशेज निकल आए। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। मेरी नज़र धुंधली होती जा रही थी। ये जिस्मानी दर्द मेरे दिल के दर्द के 10,000वें हिस्से से भी कम था। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने प्रपोज किया था। वो रोई और मुझे जोर से गले लगाया, रोते हुए एक वादा किया, फैंग युआन, पैदाइश से मौत तक तुमसे प्यार करना ही वो वाहिद चीज है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर अब वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी है और मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि उसके याद आने का इंतजार करूं। मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे एक बड़ा सुराख कर दिया गया हो। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे लगा जैसे शैन बेवाई मुझे बुला रही है। उसकी आवाज नरम और मोहब्बत भरी थी, बिल्कुल पहले की तरह। फैंग युआन, फैंग युआन। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मुझमें आंखें खोलने की ताकत नहीं थी। फिर स्पेशल असिस्टेंट की आवाज आई, शैन, मिस्टर फैंग की नोटबुक मिल गई है। ये आपकी और मिस्टर फैंग की यादों से भरी हुई है। आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया। अगर उन्हें सच्चाई पता चली तो क्या वो सच में आपको माफ कर पाएंगे? शैन बिवाई की आवाज थकी हुई थी। मैं अच्छी तरह जानती हूं, ये एक हॉस्पिटल है, सिर्फ कुछ पीनट्स ही तो हैं। फैंग युआन ठीक हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सख्ती नहीं दिखाती तो उसे कैसे यकीन आता कि मैं सच में अपनी मेमोरी खो चुकी हूं? वो डिवोर्स के लिए कैसे राजी होता? चेंजी को एक टर्मिनल इलनेस है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मरने से पहले उसकी सिर्फ ये एक ख्वाहिश है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। एक बार जब मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर दूंगी तो हम अपनी मेमोरी वापस ले आएंगे और फैंग युआन से दोबारा शादी कर लेंगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो यादें, ज्यादा से ज्यादा मैं उसके लिए एक पूरी नई बुक लिख दूंगी। अकेशिया ट्रीज दोबारा लगाए जा सकते हैं। लव लॉक फिर से लगाया जा सकता है। रही बात उस गोल्डन स्टैचू की, तो मैं उसे उससे भी बड़ा दिला दूंगी। स्पेशल असिस्टेंट की आवाज लड़खड़ाई, लेकिन मिस्टर चैन की बीमारी तो साफ तौर पर। चैनजी के फादर मेरे मेंटोर थे। मरने से पहले उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि मैं उससे शादी करूंगी। शैन बिवाई ने फौरन उसे फैंग युआन के लिए टोक दिया। इन सालों में मैंने चैनजी के लिए बहुत सख्ती की है। मुझ पर उसका उधार है। एक बार जब वेडिंग खत्म हो जाएगी, वो रिकवर होने के लिए अब्रॉड चला जाएगा। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई उधार नहीं रहेगा। मेरे जिस्म में एक ठंडक सी दौड़ गई। तो ये सब उसकी प्लानिंग थी। कोई हैरत नहीं कि वो सब कुछ भूल गई, लेकिन मेरी पीनट एलर्जी उसे याद रही। पिछले 5 महीनों से मैंने वो सॉलिड गोल्ड डबल पोर्ट्रेट स्टैचू ढूंढा। जिस साल मैंने उसे दिया था, उसकी आंखें हंसी से खिल उठी थीं। उसने कहा था कि ये एक गोल्डन बॉन्ड है और वो मेरे साथ बूढ़ी होना चाहती है। लेकिन शेन बेई ने उस स्टैचू को पिघलाकर चैनजी के लिए एक गोल्डन वॉच बनवा दी ताकि वो उसे पार्टी में पहन सके। मैं उसे टावर की चोटी पर ले गया वो लव लॉक देखने जो हमने सालों पहले एक साथ लगाया था। फिर वो मेरी बाहों में झुकी और नरमी से कहा, फैंग युआन,
इस तरह मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बंध ही रहूंगी। लेकिन अब उसने खुद वो पुराना लॉक काट दिया और उसे चेंजी के साथ एक नए लॉक से बदल दिया। मैं उसे 999 अकेशिया ट्रीज का जंगल दिखाने ले गया, क्योंकि उसने कहा था कि अकेशिया ट्रीज इटर्नल लॉयल्टी की निशानी है। मैंने ये जंगल खास तौर पर उसके लिए उगाया था। फिर भी शेनबेई ने सारे पेड़ कटवा दिए और चेंजी के लिए तोहफे के तौर पर एक बड़ा बेड बनवा दिया। अब उसने कहा कि हर चीज खामोशी से फिर से शुरू हो सकती है। मेरे कानों में उसकी पुरानी कसम फिर से गूंजी। फैंग युआन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। इस जिंदगी में ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये सब एक झूठ था। वो साफ जानती थी कि चेंजी की इलनेस झूठी थी, फिर भी वो उससे शादी करना चाहती थी। एहसान या कर्ज चुकाने की बातें क्या थीं? ये सिर्फ अपना दिल बदलने का एक बहाना था। लेकिन मैं सच में मर रहा था। जब मेरी आंख खुली, शेनबेई मेरे बेड साइड पर थी। मुझे आंखें खोलते देख उसके चेहरे से वरी एकदम गायब हो गई, सिर्फ इनडिफरेंस बची थी। मेरा दिल दुख रहा था। मुझे कभी नहीं पता था कि शेनबेई इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो क्या वो पहले के सारे डीप फीलिंग्स भी सिर्फ एक एक्ट था? फैंग युआन, शेनबेई ने सर्दी से कहा, मैं फिर से कहूंगी, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर उसने वो नोटबुक निकाली। ये वो था जो मैंने इन 5 मंथ्स में अपनी मेमोरीज से लिखा था, जो हमारी मुलाकातों, प्यार, प्रपोजल से लेकर वेडिंग तक की यादों से भरी हुई थी। ये जो तुमने लिखा है, मुझे इसमें से कुछ याद नहीं। मुझसे चिपके रहने में अपना एफर्ट बर्बाद मत करो। उसने एक लाइटर निकाला और नोटबुक को आग लगा दी। नोटबुक को राख बनते देख मेरा दिल भी उसके साथ राख हो गया। मेरी आंखें लाल थीं, लेकिन मेरे होठों पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो नहीं जानती थी कि ये नोटबुक असल में उसके लिए नहीं लिखी गई थी। ये मैंने अपने लिए लिखी थी। मुझे क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज है, जिसे आमतौर पर मैड काउ डिजीज कहा जाता है। इससे मेरी मेमोरी डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, मैं धीरे धीरे सब भूल जाऊंगा और आखिरकार कॉन्शियसनेस खोकर मर जाऊंगा। 7 ईयर्स अगो फार्म पर एक मैड काउ ने उस पर हमला किया था। उसे बचाने के लिए मैंने उस काउ से बुरी तरह जख्मी हो गया था। उस वक्त मैंने सिर्फ इमरजेंसी वूंड ट्रीटमेंट करवाया था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसे पता था कि वायरस 7 ईयर्स तक डॉर्मेंट रहेगा और आखिरकार मैनिफेस्ट होगा। मुझे डर था कि एक दिन शेनबेई को अपनी मेमोरी वापस मिल जाएगी और मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा हुआ कि अब ये जल गया है। अब से हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को याद नहीं रखेगा। शेनबेई ने डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और मेरी तरफ पढ़ा दिया। इस बार मैंने पेन उठाया और डिसाइसिवली अपना नाम साइन कर दिया। शेनबेई एक पल के लिए फ्रीज हो गई। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसका फोन बजा। ये चेंजी की कॉल थी। दूसरी तरफ से दर्द की हल्की सी आवाज आई। उसने फौरन साइंड एग्रीमेंट उठाया और तेजी से हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और अपनी आंख के कोने से एक आंसू पहुंचा। मैंने अपना फोन निकाला। हेलो, मेरे लिए 7 डेज बाद स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक कर दें। साथ ही यूथनेशिया स्केड्यूल करने में मेरी मदद करें। हॉस्पिटल से घर तक जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक वाइट बॉल ऑफ फर मेरी तरफ भागा। ये वैंगजी था, वो स्ट्रे डॉग जिसे शेनबेई और मैंने 5 ईयर्स अगो अडॉप्ट किया था। वो अपनी दुम हिला रहा था और मेरे एंकल्स के गिर्द घूम रहा था। मैंने अभी मुस्कुराया ही था कि ऊपर देखते ही स्माइल मेरे चेहरे पर जम गई। शेनबेई और चेंजी लिविंग रूम के बीच में खड़े मुझे देख रहे थे। चेंजी फौरन टेरिफाइड दिखने लगा और शेनबेई के पीछे छुप गया। शेनबेई ने तेवरियां चढ़ाईं और बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स फौरन मेरी सर्च के लिए आगे बढ़े, इस डर से कि शायद मेरे पास कुछ ऐसा हो जो चेंजी को हार्म करे। मैंने उनकी सर्च को नजरअंदाज कर दिया। मेरा दिल सुन्न होकर दुख रहा था। डिवोर्स एग्रीमेंट में पहले से लिखा था, ये घर तुम्हारा है। शेनबेई ने अपस्टेयर्स की तरफ इशारा किया। मैं कुछ सामान लूंगी, फिर फौरन चली जाऊंगी। वो मुड़ी और अपस्टेयर्स चली गई। वैंगजी एक पल के लिए हिचकिचाया और उसके पीछे चला गया। शायद वो नहीं समझ पा रहा था क्यों। उसकी मिस्ट्रेस काफी वक्त से घर नहीं आई थी। लिविंग रूम में चेंजी के चेहरे से इनोसेंट लुक एकदम गायब हो गई। उसकी नज़र फैंग युआन की व्रिस्ट पर बंधी ब्रांड नेम वॉच पर पड़ी। तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, मेरे बाप की वॉच वापस करो। आखिरकार हम 1 वीक में शादी कर रहे हैं। मैंने अपना सर झुकाया और अपनी व्रिस्ट पर बंधी वॉच को देखने लगा। मुझे याद आया जब शिनवी ने ये मुझे पहनाई थी। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। फोंग युआन, ये वो है जो मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मैं अपने होने वाले सन इन लॉ को दे दूं। ये हमारे उम्र भर के अनवेवरिंग बॉन्ड की निशानी है। अब चेंजी के लिए उसने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए फेक एम्नीशिया का नाटक करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो अब मुझसे प्यार नहीं करती थी। इस वॉच को रखना सिर्फ एक मजाक था। मैंने वॉच उतारी और उसे पकड़ा दी। चेंजी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना डिसाइसिव हूंगा। कल तक मैं शिनवे की मेमोरी आपस लाने में उसकी मदद कर रहा था। उसने वॉच ली और मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में छुपी हुई क्रुएल्टी और डिटर्मिनेशन थी। तुम चाहे जो भी प्लानिंग कर रहे हो, बी वे अब से सिर्फ मेरी होगी। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, उसने अचानक अपना हाथ उठाया और बुरी तरह से वॉच को जमीन पर फेंक दिया। मैं अभी अपने शौक से बाहर भी नहीं आया था कि चैंजी ने वॉच फेस का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और बुरी तरह से उसे मेरे हाथ में घुसा दिया। आह! मैं अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन मेरी कलाई चैंजी ने मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसकी पकड़ हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी। वुश! एक सफेद ब्लर तेजी से नीचे आया, शिनबी वे से भी ज्यादा तेज। वोंगजी ने अपने फैंग्स दिखाए और चैंजी पर हमला कर दिया, उसकी टांग पर काट लिया। चैंजी दर्द से चिल्लाया और उसने मेरा हाथ बुरी तरह खींचा। वॉच फेस का तेज टुकड़ा मेरे चीक पर लग गया, जिससे खून की एक हल्की लकीर बन गई। वो दर्द से चिल्लाया और मुझे छोड़ दिया, जमीन पर गिर गया। तभी शिनबीवे ने शोर सुना और नीचे भागी आई। उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। वो तेजी से आई और मुझे बुरी तरह धक्का दे दिया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी हथेली वॉच पीस से कट गई थी। ताज़ा खून फौरन बहने लगा। शिनबीवे ने अपना पांव उठाया और वोंगजी को किक मारी, जो अभी भी चैंजी को काट रहा था। वोंगजी दर्द से कराहा एक तरफ लुढ़क गया। वो बेचारगी से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मिस्ट्रेस, जो हमेशा उससे प्यार करती थी, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो चैंजी को उठाने के लिए झुकी, उसकी आवाज़ फिक्र से भरी हुई थी। चैंजी, क्या तुम ठीक हो? क्या दर्द हो रहा है? वो तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसने जल्दी से चैंजी की जाने में मदद की। शुरू से लेकर आखिर तक मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं जमीन पर सिमट कर बैठ गया। मुझे वो वक्त याद आया जब मुझे सख्त सर्दी और तेज बुखार था। शिनवीवे, जो अब्रॉड एक मीटिंग में थी, उसी रात वापस उड़कर आई, सिर्फ मेरे बुखार को कम करने के लिए ठंडी पट्टियां रखने के लिए। उसने सारी रात मेरी देखभाल की। मुझे याद आया जब गलती से मेरी उंगली पर एक छोटा सा कट लग गया था। वो इतनी दुखी हुई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। और वो वक्त जब उसे बचाते हुए एक पागल काऊ ने मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। वो तकरीबन पागल हो गई थी। स्पेशलिस्ट्स को ढूंढने के लिए उसने पूरा शहर एक कर दिया था। और फिर वो पहली बार जब उसने मुझ पर गुस्सा किया था। उसके बाद उसने मुझे कसकर गले लगाया, मुसलसल रोती रही और कहा, फोंग युआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बगैर मैं जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। मेरे बगैर क्या वो वाकई जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी? मेरे आंसू ठंडी जमीन पर गिरे। वोंगजी कराहा और रेंगते हुए मेरे पास आया, अपनी जुबान निकालकर नरमी से मेरे चेहरे से आंसू चाटने लगा। मैंने वोंगजी को कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके गर्म फर में छुपा लिया। मेरी आवाज़ टूट रही थी, अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वोंगजी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, वाकई बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मैंने वोंगजी को पकड़े रखा और खामोशी से सिसकता रहा। वोंगजी ने अपना बड़ा सर मेरे चेहरे से रगड़ा, हल्की आवाज में कराहते हुए, जैसे मुझे दिलासा दे रहा हो। अगर मैं यहां न रहा तो वोंगजी क्या करेगा? मैंने अभी अपने हाथ के जख्म पर बैंडेज बांधी ही थी कि शिनवीवे के बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आए। मिस्टर फैंग, प्लीज हमारे साथ चलें। वोंगजी अचानक मेरे सामने कूद गया, बॉडीगार्ड्स को अपने तेज फैंग्स दिखाते हुए एक वार्निंग ग्राउल दी। लीड बॉडीगार्ड ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक टेजर निकाला और अपने साथ वाले शख्स को इशारा किया, उसे चोट मत पहुंचाना। मैं फौरन बोला, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं नीचे बैठा, वोंगजी को दिलासा देते हुए, जो हमला करने के लिए तैयार था। अच्छे बच्चे बनो वोंगजी, ये मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। वोंगजी मेरी टांग से रगड़ने लगा, हल्की आवाज में कराहते हुए। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने उसके बड़े सर को थपथपाया। मेरी आवाज भारी हो गई थी। मेरा इंतजार करना, वो जल्द ही तुम्हारे लिए वापस आएगा। मैं वोंगजी को शिनबीवे और चैंजी के पास छोड़कर सुकून से नहीं रह सकता था। मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। यूथेनेसिया की डेट तब तक आगे बढ़ाई जा सकती थी जब तक मैं वोंगजी के लिए कोई वाकई रहमदिल ओनर ना ढूंढ लूं। डिटेंशन सेंटर में मैं शिनबीवे से मिला। उसका चेहरा सपाट था, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जब उसने मेरी तरफ देखा। फोंग युआन, ना सिर्फ तुमने वो वॉच तोड़ी जो मेरे फादर ने छोड़ी थी, बल्कि तुमने चैंजी पर हाथ उठाने और उसे जख्मी करने की जुर्रत भी की। लगता है पिछला सबक काफी नहीं था। बस यहां रहो और कुछ दिनों तक चीजों के बारे में सोचो। उसकी नजर मेरे हाथ पर बंधी ब्लड सोक्ड बैंडेज पर गई। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी आईब्रोज अनजाने में चढ़ गईं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया, गौर से उसकी आंखों में देखते हुए। हर लफ्ज धीरे धीरे बोलते हुए मैंने पूछा, शेन बाईवे, क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं है? उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी, लेकिन तुरंत फिर से बेपरवाही में बदल गई। मुझे याद नहीं। मैं बार बार वो 3 लफ्ज बोलता रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे किसी तेज चाकू में उसमें एक बड़ा सा सुराख कर दिया हो। हड्डियों तक ठंडी हवा उसमें से गुजर रही थी। वो शख्स जिसने कभी मुझसे कहा था कि चाहे कभी भी हो मेरा दिल सिर्फ फांग युआन को याद रखेगा, अब जानबूझकर मुझे भूल रही थी। मेरे सारे अल्फाज मेरे गले में अटक गए थे, अब निकल ही नहीं पा रहे थे। मैंने अपना चेहरा फेर लिया और उसकी तरफ देखना छोड़ दिया। शेन बाइवे के जाने से पहले उसने डिटेंशन सेंटर के स्टाफ को हुक्म दिया, इसे 3 दिन के लिए बंद रखो, इसे खुद सोचने दो, लेकिन इसे तकलीफ मत देना। जैसे ही वो गई किसी ने आकर मेरे सेल ब्लॉक के लीडर के कान में कुछ कहा। अगले 3 दिन तक मुझे लगातार बाकी कैदियों ने पीटा। मेरा पूरा जिस्म नील पड़ चुका था। मेरे हाथ की पट्टी फाड़ दी गई और जख्म पर बार बार पांव रखा गया। वो जल्द ही सूज गया और उसमें से पीप निकलने लगी। रात को मैं सिर्फ बदबू मारते टॉयलेट के पास सो सकता था। तीसरे दिन मुझे घसीटकर पानी के टब के पास ले जाया गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे सर पर डाला गया। जब मैं डिटेंशन सेंटर से निकला तो मेरी हालत पहचान से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला मुझे जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल दिया गया और एक महंगी रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में ले जाया गया। कमरे में चैनजी आराम से गोश्त डिप कर रहा था। उसके चेहरे पर भड़काने वाली मुस्कान थी। बैठो, साथ में खाते हैं। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे जोर से कुर्सी पर बिठाए रखा। चैनजी ने ताज़ा डिप किया हुआ गोश्त का कटोरा मेरे मुंह के सामने लाकर रखा। पिछले 3 दिन अंदर आराम से गुजरे। कुछ पौष्टिक खाना खाओ, अगर तमीज से नहीं रहे तो मैं बाईवे से कहूंगा तुम्हें वापस कुछ दिन के लिए भेज दे। वो 3 दिन की तकलीफ याद करते ही मेरा जिस्म अचानक सख्त हो गया। मैंने चॉपस्टिक्स उठाए और मशीन की तरह एक टुकड़ा गोश्त मुंह में डाल लिया। मैंने खा लिया। क्या अब मैं जा सकता हूं? चैनजी फख्र से हंस पड़ा और हाथ हिलाकर बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया। इतना लजीज डॉग हॉटपॉट, मैं सिर्फ एक टुकड़ा ही खाता हूं। मेरा दिल अचानक डूब गया। मेरी आवाज कांप गई। तुम्हारा मतलब क्या है? चैनजी ने अपना मुंह साफ किया। उसकी आवाज में जालिम मुस्कान थी। उस पागल कुत्ते ने मुझे काटने की हिम्मत की तो जाहिर है मैं उसे नहीं छोड़ता। वो बिल्कुल सही था, पौष्टिक डॉग हॉटपॉट के लिए। कैसा लगा? मैंने खास तौर पर किसी से तुम्हारे लिए बचवा कर रखा था। वो मेरे कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, जो सिर्फ हम सुन सकते थे। ओ हाँ, जब वो लानत का कुत्ता घुट घुट कर मरने वाला था तब भी वो तुम्हारे कपड़ों को पकड़े हुए था और करा रहा था। तुम्हारे कमरे में वापस रेंग कर आना चाहता था। मेरा पेट उलटने लगा। मैं जोर से उल्टी करने लगा। वांग जी, वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं घर आऊं। मैंने अपने होठों को जोर से दबा लिया। मेरे मुंह में मीठा लोहे जैसा जायका भर गया। चैनजी, मैं अचानक खड़ा हो गया। मैंने पूरी ताकत से चैनजी के चेहरे पर मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चीखा और पूरी डाइनिंग टेबल उलट दी। गर्म शोरबा मेरे पांव और चैनजी के बाजू पर गिर गया। चैनजी दर्द से चीखा, लेकिन मुझे अपने पांव में कोई जलन महसूस नहीं हो रही थी। मैं पागल की तरह झपटा और चैनजी को नीचे दबाकर उसके चेहरे पर लगातार मुक्के मारने लगा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। शेन बाइवे दौड़ती हुई अंदर आई। फांग युआन, तुम क्या कर रहे हो? उसने जोर से मुझे चैनजी से अलग किया। मेरा सर उल्टी हुई टेबल के कोने से जोर से टकराया। मेरी नजर तुरंत अंधेरी हो गई। मैंने हाथ ऊपर ले जाकर छुआ तो मेरा हाथ ताज़ा लाल खून से भर गया। शेन बाइवे ने चैनजी को संभाला और मुझ पर चीखी, क्या तुम पागल हो? लेकिन जब उसने मेरा चेहरा ताज़ा खून से भरा देखा तो उसका पूरा जिस्म जम गया। उसके चेहरे पर दर्द बिल्कुल सच था। बाइवे, मेरा बाजू बहुत दर्द कर रहा है। चैनजी ने अपना लाल जला हुआ बाजू उठाया। उसकी आवाज शिकायत से भरी हुई थी। शेन बाइवे का चेहरा तुरंत फिर से ठंडा हो गया। मैंने अपने चेहरे से खून पोंछा और कांपते हुए जमीन पर पड़े गोश्त की तरफ इशारा करके चीखा, इसने वांगजी को मार दिया। इसने हमारे वांगजी को पका दिया। ये वांगजी है जो 5 साल से हमारे साथ था। शेन बाइवे जमीन पर पड़े गोश्त को घूर कर देखने लगी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। चैनजी तुरंत बोल पड़ा। उसकी आवाज मासूमियत से भरी थी, बाइवे, उस कुत्ते ने पहले मुझे काटा था। तुमने खुद कहा था कि इसे मैं हैंडल करूं। आखिर वो तुम्हारा ही कुत्ता था। मैं कैसे बेपरवाही से कुछ कर सकता था? मैंने बस उसे एनिमल रेस्क्यू सेंटर ले गया। कौन सा कुत्ता हॉट पॉट मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। मैं आराम से डिनर कर रहा था और ये आकर मुझे मारने लगा। शेन बाइवे ने मुझे देखा। उसकी नज़र और भी ठंडी हो गई। मुझे याद नहीं कि हमारे पास कभी कोई कुत्ता था। चैनजी इतना कमज़ोर है, वो तुम्हारे बताए हुए जैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो कुत्ता इंसान को काटे वो तो मरने के लायक होता है। चाहे वाकई उसे हॉटपॉट बना दिया गया हो, फिर भी तुम किसी को मार नहीं सकते और उस पर उबलता पानी नहीं फेंक सकते ना। मेरे दिमाग में अचानक 5 साल पहले की वो बारिश भरी रात उभर आई। हमने कचरे के डब्बे के पास एक कांपते हुए छोटे से पपी को पाया था। उसने बेचारी सी हालत में मेरी उंगलियां चाट ली थीं। हम उसे साथ में घर ले आए थे। शेन बाइवे ने उसे नहलाया था। उसे बाहों में लेकर मुस्कुराती हुई उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। इसका नाम वांगजी है, ठीक है? अब इसे कभी तकलीफ नहीं होगी।
मैं और वांगजी मिलकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ठीक है? ये सोचते ही मेरी आंखें भर आईं और आंसू तुरंत निकल आए। कितना मजाक है, कितनी व्यंग्य बात है। वांगजी ने मौत तक मुझे याद रखा, जबकि मेरे सामने खड़ी ये औरत जिसने कभी कहा था कि वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करती है, अब किसी और मर्द के लिए झूठी भूलने की बीमारी का नाटक कर रही है और बार बार मुझे चोट पहुंचा रही है। शैन बाइवे ने फांग युआन की हालत देखी। उसका दिल ऐसे था जैसे कोई अनजान हाथ उसे जोर से दबा रहा हो। उसने अपनी उंगलियां कस लीं, लेकिन चुपचाप अपने आप से कहती रही, बस 3 दिन और बर्दाश्त करो। 3 दिन में शादी खत्म हो जाएगी, वो अपनी यादें वापस पालेगी। बाइवे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चैनजी की दर्द भरी करहा ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। शैन बाइवे ने उसके जले हुए बाजू को देखा। उसकी आंखें दुख से भर गईं। उसने मेरे पांव पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरी स्किन जलकर उतर रही थी। मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हूँ। उसने मेरी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसने चैनजी को सहारा दिया और मुड़कर चली गई। प्राइवेट रूम का दरवाज़ा फिर से जोर से खुला। एक बैग जोर से मेरे पाँव के पास गिरा। उस बैग में से नरम सफ़ेद बालों का एक जाना पहचाना झुंडा झलक रहा था। अंदर वांगजी के बाल थे। मैंने बैग को जोर से गले लगा लिया और दर्द से चीख उठा, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, पापा देर से घर आया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे पहुंचा। वो छोटी सी शक्ल अब घर में नहीं थी। अब मुझे मिलने नहीं आती थी। अब मेरे पास चिपक कर प्यार नहीं करती थी। मैं वांगजी के बाल पकड़कर पूरी रात बैठा रहा। अगले दिन मैंने अपने माथे और पाँव के जले हुए जख्मों का इलाज किया। मैंने वांगजी को पेट क्रिमेशन सेंटर ले गया और उसकी राख एक छोटी सी चीनी के बर्तन में रख दी। गुड वांगजी, बस 2 दिन और रुक जाओ, पापा जल्दी तुम्हारे पास आएगा। मैंने फिर से गुलदाउदी के फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और कब्रिस्तान गया। मैंने कब्र के पत्थर को छुआ और अपना माथा उस पर टिकाया। माँ और पापा, हमारा परिवार और वांगजी जल्द ही किसी और जगह फिर से मिलेंगे। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से घर वापस आया, शैन बाइवे तूफान की तरह अंदर आई। उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। फांग युआन, तुमने चैनजी को कहाँ ले गए? अब और क्या नाटक कर रहे हो? ये बस एक कुत्ता है। तुमने ना सिर्फ चैनजी को जलाकर मारा, बल्कि अब तुमने उसे किडनैप भी कर लिया। फांग युआन, तुम और क्या करना चाहते हो? तब मुझे पता चला कि चैनजी किडनैप हो गया है और वो पूरी तरह से मान चुकी है कि ये मैंने किया है। मेरा दिल जो मुझे लगा था कि सुन्न हो चुका है, अब दोबारा टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे वो कैंपिंग ट्रिप याद आई। मुझे तेज़ बुखार था और मैं खो गया था। शैन बाइवे परेशानी से पागल हो रही थी। आखिर में वांगजी ने मुझे मेरी तरफ लाकर पहुंचाया था। उसने मुझे जोर से गले लगाया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फांग युआन, अगर तुम गायब हो जाओ तो मैं पागल हो जाऊंगी, उसने कहा था। वांगजी ने मुझे मेरे पास लाया। बाद में वांगजी हमारे परिवार का हिस्सा होगा और मेरे साथ मिलकर मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन अब वो कहती है ये बस एक कुत्ता है। मैं लगभग चीख पड़ा। मैंने घड़ी नहीं तोड़ी और मैंने बिल्कुल भी चैनजी को किडनैप नहीं किया। वांगजी सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो मेरा परिवार है। चैनजी ने ही वांगजी को मारा और उसे पका दिया। मेरी लाल आंखें देखकर शैन बाइवे ने बेख्तियार मेरा हाथ थोड़ा ढीला छोड़ दिया। उसके दिल में अचानक घबराहट पैदा हुई, लेकिन उसकी आवाज़ फिर भी नरम नहीं हुई। पिछले कुछ महीनों से तुम तलाक नहीं लेना चाहते थे, तुमने कौन कौन से तरीके नहीं अपनाए। अब वांगजी बस ले जाया गया है और तुम जिद कर रहे हो कि चैनजी ने उसे मार दिया, लेकिन तुम पहले ही उसे मार चुके हो, फिर तुम उसे किडनैप क्यों करोगे भी? मैं अचानक बहुत थक गया, ऐसी थकान जो मेरी हड्डियों तक उतर आई। मैंने अपना चेहरा फेर लिया। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे नहीं पता चैनजी कहाँ है। बस 2 दिन और, तुम दोनों जो चाहे कर लो, बस मुझे और परेशान मत करो। 2 दिन का क्या मतलब है? शैन बी वही मजीद सवाल पूछने ही वाली थी कि उनका फ़ोन अचानक बज गया। उनकी असिस्टेंट की कॉल थी। CEO शैन, मिस्टर चैन मिल गए हैं। बस बात यह है कि उन्हें कई लोगों ने इतना मारा कि उनका जिस्म ब्रूजेस से भर गया है और उनकी मेंटल स्टेट इस वक्त बहुत ख़राब है। अचानक दूसरी तरफ से एक औरत की रोते हुए इल्तिजा सुनाई दी। वो फांग युआन था। उसने हमें ये करने का ऑर्डर दिया था। शैन बी वही ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी बोन चिलिंग ठंडक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने एक बार फिर मेरी रिस्ट को जोर से जकड़ लिया। उनके नाखून तकरीबन मेरे गोश्त में धंस रहे थे। तुम्हें नहीं पता शैनजी अब कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाने ले जाती हूँ। उन्होंने मुझे घसीटकर कार में बिठाया। अबैंडन बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर चैनजी, उनके कपड़े डिसशेवल्ड, माथा सूजा हुआ और ब्रूजेस से भरा, एक कोने में दुबके हुए कांप रहा था। शैन बी वही को देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आवाज़, बी वही तुम आ गई?
फांग युआन हमारी वेडिंग से पहले मुझे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर उसने मुझे ड्रग भी दिया होता तब भी मैं उन्हें हाथ लगाने के बजाय मरना पसंद करता, वरना मैं मजीद प्योर नहीं रहता। शैन बीवई ने फौरन मुझे छोड़ दिया और दुख भरे अंदाज में कांपते हुए चैनजी की मदद की, उन्हें प्यार से तसल्ली दी। मैंने अपनी दर्द करती रिस्ट हिलाई। उस पर खून के निशान चैनजी के माथे के जख्म से भी गहरे थे। जमीन पर घुटनों के बल बैठे मर्द और औरतें अचानक भाग कर आए, रोते हुए मेरी पैंट की लेग खींचने लगे। मिस्टर फैंग, आपने हमें ये करने को कहा था, जल्दी हमें बचाइए। मैंने तेवरी चढ़ाई। उनके टच से बचते हुए मैं पूछने ही वाला था कि वो कौन है, तभी मुझे शैन बीवई की गुस्से भरी रोर ने रोक दिया। फांग युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने चैनजी को ड्रग दिया? क्या तुम नहीं जानते चैनजी बहुत वीक हैं? तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? तुम कब से इतने विशियस हो गए? मैं अचानक जोर से हंसने लगा। मैं हंसता गया और हंसता गया। वो आंसू जो मैंने इतनी देर से रोक रखे थे आखिरकार निकल गए। तो तुम्हें अभी भी याद है कि मैं पहले कैसा हुआ करता था? क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार करने पर अफसोस हो रहा है? मैंने शैनजी की तरफ इशारा किया जो शैन बीवई के पीछे खड़ा था। क्या वो वाकई बीमार है या फेकिंग इट? क्या तुम अपने दिल में नहीं जानती शैन बीवई? शैन बीवई का दिल पैनिक में धड़कने लगा, लेकिन वो फिर भी स्टबर्न बनी रही। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं मजीद शिद्दत से हंसने लगा, इतना हंसा कि मेरी पीठ झुक गई। जब मैं आखिरकार सीधा खड़ा हुआ, मेरे चेहरे की स्माइल बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ठीक है, अगर तुमने ये मान ही लिया है कि ये मैंने किया है, तो मान लेते हैं कि मैंने ही किया है। तुम इस बार मुझसे कैसे रिवेंज लेना चाहती हो? बस मुझे सीधा मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इस हाल में देखकर शैन बीवई के दिल में बेचैनी का एक दम घोटने वाला एहसास जागा। उन्होंने पैनिक में चैनजी की मुड़ने में मदद की और पीछे एक कोल्ड इंस्ट्रक्शन छोड़ गईं, दरवाज़ा लॉक कर दो। चैनजी का एग्जामिन होने के बाद उनसे और इन लोगों से कहो कि मुझे एक्सप्लेनेशन दें। असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाई। सीईओ शैन, क्या मिस्टर फैंग और इन सबको एक साथ बंद करना सेफ है? शैन बीवई ने एक ठंडी हंसी हंसी। वो एक जवान मर्द है और वैसे भी ये सब लोग वहीं लाया था, इसमें अनसेफ क्या है? चैनजी, जिसे उनका सहारा मिला हुआ था, उनकी आंखों में एक सिनिस्टर और स्मग लुक चमकी। बंद होते हुए दरवाजे से उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को विंक किया। दरवाज़ा क्लिक के साथ बंद हो गया, सख्ती से लॉक हो गया। वो लोग जो अभी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दर्दनाक तरीके से रो रहे थे, उन्होंने फौरन अपने एक्सप्रेशंस बदल दिए। वो विकेडली मुस्कुराए। मेरी तरफ बढ़ते हुए उन्होंने अचानक मुझे जमीन पर गिराने के लिए लात मारी। पंचेस और किक्स मुसलसल बरसने लगे। मैंने बगैर ग्लास वाली विंडो फ्रेम से देखा और शैन बीवई को चैनजी की कार में बैठने में मदद करते हुए देखा। शुरू से आखिर तक उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अचानक स्ट्रगल करना बंद कर दिया और ठंडे पंचेस और जूतों के तलवों को खुद पर लगने दिया। एक मर्द ने मेरे बाल पकड़े और मेरा सर दीवार से दे मारा। खाली फ्लोर पर एक डल थड की आवाज़ गूंजी। किसी ने तुम्हारे कर्ज चुकाने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक पंच, फिर दूसरा पंच। मेरे कान गूंज रहे थे। मेरा मुंह खून की बू से भर गया था। वो शख्स मुझे मारते मारते थक गया और उसने अपनी रिस्ट झटकी। वार्मअप्स खत्म हुए। फिर सबने एक दूसरे को देखा और मेलिशियस हंसी हंसने लगे। दो मर्दों ने मुझे सख्ती से पकड़ लिया। एक औरत ने मेरे मुंह में एक अननोन लिक्विड की बोतल उंडेल दी। मेरी जैकेट फाड़ दी गई। मेरे बॉडी को ठंडी फ्लोर पर ठोकर मारी गई। वो एक मर्द है, तुम मर्द यहाँ किस लिए भीड़ लगा रहे हो? एक औरत जो फैंग युआन की शर्ट के बटन खोल रही थी हंसी और अपने पास खड़े ईगर मर्दों को डांटा। वल्गर लहजे वाले मर्द। कोई हैरत नहीं कि वो एक्स हस्बैंड रहा है। ये बॉडी, ये फेस, ये हम मर्दों को भी टेम्प्टेड महसूस करवाता है। हा। मेरी आंखें खाली थीं। मैंने न स्ट्रगल किया न ही कोई साउंड निकाली। उस माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रिप की इमेजेस मेरी आंखों के सामने फ्लैश होने लगीं। गलती से मेरे एंकल में मोच आ गई थी। शैन वेई ने दुख के साथ घुटनों के बल बैठकर मेरे एंकल की मसाज की थी। उस दिन का सनसेट भी आज की तरह वार्म था और वेडिंग पर उसने मुझे हक किया। उसकी आंखें थोड़ी रेड थीं, ये कहते हुए कि मुझसे शादी करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी फॉर्चून थी। और उस वक्त सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वेल्दी शराबी ने कहा था कि वो मेरे साथ एक रात सोना चाहती है, शैन वेई ने फौरन अपने कनेक्शंस इस्तेमाल किए ताकि दूसरा फैमिली बैंकरप्ट हो जाए। रातों रात क्लाउड से मड में गिरते हुए उसने कहा, फैंग युआन, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो, किसी और को तुम्हें डिजायर करने की इजाजत नहीं है। माजी का हर सीन मेरी आंखों के सामने आया, फिर सोप बबल्स की तरह शैटर होकर वैनिश हो गया। मेरी आंख के कोने से एक टीयर निकलकर बहा। शैन वेई, मेरी इस लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने तुमसे प्यार किया। जब सबने अपना गुस्सा वेंट कर लिया, उन्होंने अपने कपड़े सीधे किए और मुझे बांधने वाली रोप्स खोल दी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी कोई बैकबोन नहीं है तो मैं तुम्हें बांधने की जहमत न करती,
कोई हैरत नहीं कि ज़ियाओशेन उसे फेवर करती है, वो वाकई लोगों को स्टॉप करने के काबिल नहीं छोड़ता। सही ना? एक लाफ्टर का बर्स्ट हुआ। मैंने नंबली खुद को सहारा दिया, अपने मुंह के कोने से ब्लड साफ किया और अपनी रिब्ड शर्ट एडजस्ट की। मैं स्लोली सीधा खड़ा हुआ, मेरा स्ट्रेट बॉडी पीछे की तरफ झुका। सरप्राइज की एक गैस्प मेरे कानों तक पहुंची। ओह माय गॉड, वो जंप कर गया। वैसे भी मैं जल्द मरने वाला हूं, एक दिन पहले या बाद में क्या डिफरेंस है। बस ये कोई डिग्निफाइड तरीका नहीं है जाने का। मुझे लगा जैसे मैं किसी स्वैम्प में सिंक हो रहा हूं, गहरे से गहरा सिंक होता गया जब तक कि मैं डार्कनेस में पूरी तरह डिसअपियर नहीं हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो ओवरहेड लाइट्स इतनी ब्लाइंडिंग थीं कि मुझे स्क्विंट करना पड़ा। मैंने अपना हाथ फोरहेड को शील्ड करने के लिए उठाया। ये कहाँ है? हॉस्पिटल। सही बात है। शन वई, मेरी वजह से। पीनट से एलर्जिक और उसकी अपने असिस्टेंट के साथ कॉन्वर्सेशन। उसने अपनी मेमोरी बिल्कुल नहीं खोई थी। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे फट रहा हो, नम्बनेस की हद तक दर्द हो रहा था। मेरी आंखें ड्राई और स्टिफ थीं। मैं बैठना चाहता था, लेकिन मेरा पूरा बॉडी डिसइंटीग्रेटेड महसूस हो रहा था। इतना दर्द हुआ कि मुझे गैस्प करना पड़ा। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी रिस्ट्स और लेग्स दोनों पर बैंडेजेस थीं। मैंने अपनी ड्रेसिंग चेंज करती हुई नर्स को देखा। मैंने हल्की सी फ्राउन की। मुझे सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। मेरे बॉडी पर वूंड्स क्यों हैं? नर्स ने मेरी तरफ देखा। उसका टोन सरप्राइज था। किससे एलर्जिक? जब तुम्हें यहां लाया गया तुम्हारा पूरा बॉडी वूंड से भरा हुआ था। नए वूंड्स पुराने जख्मों के ऊपर थे। तुम्हारी लेग्स पर बेयर बर्न्स भी थे। बहुत से वूंड्स पहले ही इन्फेक्टेड थे, खास तौर पर तुम्हारी पाम्स पर। अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो उन्हें एम्प्यूटेट करना पड़ता। मुझे वाकई नहीं पता कि तुमने ये कैसे एंड्योर किया। मैं पूरी तरह स्टन रह गया। नर्स ने जो कहा मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर डेट मेरी मेमोरी से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। फोटो एल्बम में 2 दिन बाद की प्लेन टिकट्स थीं और एक यूथनेशिया अपॉइंटमेंट स्लिप थी। मुझे बस सर में पाउंडिंग हेडेक महसूस हुआ। डिवोर्स पेपर साइन करते वक्त वॉच फेस से मेरी पाम कट गई। वांगजी को मेरे घर आने का वेट करने का कहना, सेमेट्री में पीटा जाना, बिल्डिंग से गिरना, फ्रैगमेंटेड मेमोरीज मेरे दिमाग में उमड़ आईं। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करता मैं उन्हें एक कंप्लीट स्टोरी में नहीं जोड़ सका। मेरा दिल इतना दुख रहा था कि लगा फट जाएगा। मेरी मेमोरीज पहले ही मैसअप हो चुकी थीं। इससे मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरी इलनेस एक्सपेक्टेड से पहले वर्सनड हो चुकी है। शायद एक वीक, शायद कल, शायद अगले ही सेकंड मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। हॉस्पिटल रूम का डोर अचानक जोर से खुला। शन बीवाई जल्दी से अंदर आई और मुझे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर दर्द इतना असली था कि फेंक नहीं लग रहा था। फैंग युआन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? उसकी आवाज कांप रही थी जैसे वो पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं जख्मों से भरा हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपना चेहरा फेर लिया ताकि उसका टच अवॉइड कर सकूं। मेरा लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। क्या नाटक खत्म हो गया? क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? शन बीवाई का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उसकी आंखों का दर्द सख्त हो गया, फिर पूरी तरह गायब हो गया। हालांकि मुझे तुम याद नहीं हो, पर हम फिर भी कभी हस्बैंड और वाइफ थे। थोड़ी फिक्र होना तो नेचुरल है। तभी चेंजी अंदर आया, दरवाजे के फ्रेम का सहारा लेते हुए। उसकी मुझ पर नजर में साफ एप्रीहेंशन थी। शन बीवाई फौरन उसके पास गई। उसकी आवाज नर्म हो गई। तुम्हें अभी भी हेड इंजरी है, तुम यहां वहां क्यों घूम रहे हो? मैं टेस्ट रिजल्ट्स लेने बाहर गया था और फैंग युआन को देखने के लिए रुका। मैं बस अभी वापस जाऊंगा। चेंजी का लहजा कमजोर था। रुका? मेरा दिल बैठ गया। तो मैं बस एक कैजुअल स्टॉप था। भले ही फैंग युआन ने हमेशा मुझसे नफरत की और मेरे साथ बुरा किया, वो फिर भी तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। मैं फिर भी उसका हाल देखना चाहता था। चेंजी एक पल के लिए रुका, जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। उसका चेहरा पजल्ड था। क्या इत्तेफाक है? ऐसा कैसे हुआ कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो सब भाग गए और फैंग युआन का बदन अचानक जख्मों से भरा हुआ है, जिसे देखकर तुम्हें दुख हो रहा है? इशारा बिल्कुल साफ था। शन बीवाई का चेहरा फौरन उतर गया। उसकी मुझ पर नजर अब सिर्फ ठंडी थी। पहले वाला दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। फैंग युआन, क्या तुम जिम्मेदार ठहराए जाने से डर रहे हो, इसलिए तुमने उन लोगों को जाने दिया और तुमने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई, खुद को सेफ्टी नेट पर लटकाया, बिल्कुल पहले की तरह मेरी अटेंशन पाने के लिए? वरना ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे याद नहीं कि चेंजी ने क्या कहा, पर शन बीवाई ने उसके सिर्फ कुछ लफ्जों पर मुझ पर शक किया। उसने एक बार कहा था, चाहे जो भी हो जाए वो मेरे साथ खड़ी रहेगी, मुझ पर अनकंडीशनली भरोसा करेगी। अब वो मेरे पूरे बदन पर लगे जख्मों को सिर्फ फेक समझती है ताकि उसकी अटेंशन पा सकूं।
मैंने सोचा था कि मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन मुझे ये सिर्फ एब्सर्ड और रिडिकुलस लगा। इस पल चेंजी ने अचानक मेरे पेशेंट गाउन के कॉलर की तरफ इशारा किया। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की। ओह, ये क्या है? शन बीवाई ने उस तरफ देखा जहां उसने इशारा किया था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। फैंग युआन। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ये कौन है? मैंने अपना सर झुकाया, अपनी चेस्ट पर पर्पलिश रेड निशान देखने के लिए। वो एक हिकी था, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ये कहाँ से आया। मुझे सिर्फ नौजिया की एक लहर महसूस हुई। शन बीवाई ने अचानक मेरी बैंडेज्ड रिस्ट को जोर से पकड़ लिया। इतना दर्द हुआ कि मेरी सांस रुक गई। मैंने तुमसे पूछा, वो औरत कौन है? मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पीछे धकेल दिया। मेरी आवाज़ थकावट से भरी थी। शन बीवाई, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तुम चेंजी के साथ रह सकती हो। मेरे मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शन बीवाई इतनी गुस्से में थी कि वो बार बार हंसने लगी और दो शब्द कहे, ठीक है फैंग युआन, तुम बाद में रिग्रेट करने की हिम्मत मत करना। ये कहकर उसने चेंजी की मदद की और हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। हॉलवे में शन बीवाई ने फोटोज का एक स्टैक अपने असिस्टेंट को दिया। इन्हें पब्लिश कर दो। असिस्टेंट ने फोटोज लीं। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। वो उन्हें गिराने ही वाला था। वो मेरी प्राइवेट फोटोज थीं। सीईओ शन, क्या आप श्योर हैं कि आप ये करना चाहती हैं? ये मुझे डर है कि बाद में जब आप अपनी मेमोरीज रिगेन करेंगी मिस्टर फैंग, वो नहीं। शन बीवाई ने उसकी बात काट दी। उसका लहजा सख्त था। वो अब चेंजी से डील कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं चाहे जो भी करूं वो मुझे माफ़ कर देगा। वो मेरी हर बात भी मान लेगा। इसके अलावा ये कुछ ऐसा है जो मैंने एमनीजिया के दौरान किया। जब वक्त आएगा मैं उसे अच्छी तरह कॉम्पनसेट कर दूंगी। मैंने चेंजी से वादा किया था कि मैं उसे एक एक्सप्लेनेशन दूंगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसने फिर से अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा कि क्या मैंने जानबूझकर खुद को सेफ्टी नेट पर लटकाया और अपने बदन पर इतने सारे वूंड्स और हिक्कीज बनाए उसे प्रवोक करने के लिए। हालांकि अपने दिल में वो पहले ही मान चुकी थी कि मैंने किसी और औरत के साथ इंटीमेट मार्क्स फेक किए हैं ताकि उसकी अटेंशन पा सकूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी शक था। उसे ये पूरी तरह इरेज करने थे ताकि ये उसकी आने वाली जिंदगी पर असर न डाले। मैं सिर्फ उसका हूं, उसके अलावा कोई मुझे टच नहीं कर सकता। असिस्टेंट ने बात मानी और जाने के लिए तैयार हुआ। हॉस्पिटल रूम में मैं अभी भी पिछले कुछ दिनों की यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने फ़ोन में फ़ोटो एल्बम खोली। उसके अंदर वो फोटोज़ थीं जो चेंजी पिछले कुछ दिनों से मुसलसल भेज रहा था। शेंजी एक घुटने पर बैठकर शेन बाइवे को प्रपोज कर रहा था। वो गले मिल रहे थे और किस कर रहे थे। यहाँ तक कि वेडिंग फोटोज भी थीं। बैकग्राउंड में वो रोज़ गार्डन था जो मैंने खुद लगाया था। शेन बाइवे ने एक बार कहा था कि जब वो छोटी थी वो हमेशा अपना खुद का रोज़ गार्डन चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर फूलों का समंदर उसके सामने लाने के लिए 2 साल लगाए थे। फिर उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखें मुस्कुराहट से चमक रही थी और कहा कि जिंदगी में वो सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। ये फूलों का समंदर हमारे प्यार का सबूत था। प्यार की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। फोटोज में मेन कैरेक्टर्स बदल चुके थे। मैंने खामोशी से अपनी उंगली स्क्रीन पर फेरी और चेंजी का कॉन्टैक्ट ब्लॉक और डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने अपना फोन नीचे रखा, स्क्रीन अचानक रोशन हो गई। एक न्यूज नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। सीईओ शेन के एक्स हस्बैंड की प्राइवेट फोटोज ऑनलाइन लीक हो गई हैं जो 1 सेंट में बिक रही हैं। मेरा खून पल भर में जम गया। वेबसाइट के होम पेज पर मेरी सबसे प्राइवेट फोटोज बारी की गई थी जिनका स्टार्टिंग प्राइस 1 सेंट था। सिर्फ शेन बाइवे के पास ये फोटोज थीं। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरा पूरा जिस्म बेइंतहा कांपने लगा। शेन बाइवे के अल्फाज मेरे कानों में धमाके की तरह गूंजे। फैंग युआन, तुम्हारा हर हिस्सा मेरे लिए ट्रेजर है। सिर्फ मुझे इसे देखने की इजाजत है। दूसरी औरतों को मत देखो। अगर कोई दूसरी औरत तुम्हें आंख उठाकर भी देखेगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। पार्टी के उस वक्त एक औरत ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया था। वो मुझे घर ले गई और पूरे 1 हफ्ते तक मुझसे जुनूनी पोजेसिवनेस के साथ लिपटी रही। वो गर्मी भरे अल्फाज अब जहरीले चाकुओं की तरह एक एक करके मेरे दिल में चुभ रहे थे। फोटोज के नीचे बेशुमार घटिया कमेंट्स थे। वो गंदे अल्फाज चिपचिपे हाथों की तरह थे जो मुझे वापस उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की छत पर घसीट रहे थे। मेरी डिग्निटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मेरे आसपास के लोगों की वो खतरनाक मुस्कुराहटें, हड्डियों को ठंडा कर देने वाली मायूसी, यादें अचानक मतली पैदा करने वाली हद तक साफ हो गईं। डिटेंशन सेंटर, वैंगजी की मौत, अबैंडन्ड बिल्डिंग से गिरना। मेरा एक्सप्रेशन धीरे धीरे सुन्न हो गया। बहुत देर बाद मैंने एक तल्ख मुस्कुराहट दी, तो मैं अभी भी नहीं मर सका। अगली सुबह जल्दी डॉक्टर की नसीहत को नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपने हाथ से आईवी नीडल निकाली और हॉस्पिटल से निकल गया। मेरे जाने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। क्योंकि मैं मर नहीं सका तो कुछ चीज़ों का खत्म होना भी ज़रूरी था।
मैं घर वापस आया, सारे लव लेटर्स बाहर निकाले जो शेन बाइवे ने मेरे लिए लिखे थे, जो गिफ्ट्स उसने मुझे दिए थे, जॉइंट फोटोज, वेडिंग फोटोज, हर वो चीज़ जो हमारे प्यार की गवाह थी मैंने निकाल ली, जिससे एक पूरा ट्रक भर गया। मैंने किसी से कहा कि ये सब चीज़ें समंदर में फेंक दो, अब शेन बाइवे और मेरे बीच सिर्फ मैं बचा हूं। अगले दिन मैं सूरज निकलने से पहले उठा और लिविंग रूम के बीच में एक ब्रेजियर लगाया। मैंने अपनी पसंदीदा पेंटिंग्स लीं, वो किताबें जो मैं अक्सर पढ़ता था, एक एक करके उन्हें जलती हुई लपटों में फेंक दिया। कल मुझे जाना है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इन यादों को अपने से पहले भेज रहा हूं, जब तक कि आग पूरी तरह बुझ नहीं गई। अब सिर्फ एक छोटा बैग बचा था जिसमें डॉक्यूमेंट्स और वैंगजी की एशेज थीं। कमरे में वैसी कोई चीज़ नहीं बची थी जो मेरी हो। कमरे का दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। शेन बाइवे और चेंजी अंदर घुस आए। मैंने बेरुखी से उन दोनों की तरफ देखा। क्या कल मिस्टर चेन के साथ तुम्हारी वेडिंग नहीं है? तुम यहाँ फिर क्यों आई हो? क्या तुम्हें ये घर अपने ब्राइडल चेंबर के तौर पर चाहिए? मैं अभी जा रहा हूँ। मेरी ठंडक एक तेज सुई की तरह थी जो सीधा शेन बाइवे के दिल में चुभी, जिससे वो अजीब तरह से चिड़चिड़ाई हो गई। चेंजी का सामान मेरे हवाले करो। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। वही है जो हम कल वेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। चेंजी एक धमाके के साथ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फैंग युआन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन शेन बाइवे अब मुझसे प्यार करती है। तुमने मेरे साथ पहले जो भी किया है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। बराए मेहरबानी ये देखो कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी चीजें वापस कर दो। मेरे पिता ने मेरे लिए सिर्फ यही एक रेलिक छोड़ी थी। मैंने अचानक तंज किया। शेन बाइवे अमनेसिया का नाटक कर रही है, चेंजी बीमारी का नाटक कर रहा है। क्या खूब जोड़ी है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी चीजें? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। चेंजी डरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज आंसुओं से भरी थी। ये वही है जो तुम्हारे आदमियों ने उस दिन लिया था जब तुमने मुझे किडनैप किया था। प्लीज ये मुझे वापस दे दो। शेन बाइवे ने जल्दी से चेंजी को उठने में मदद की। उसका नजरिया बिल्कुल ठंडा था। उसने मुझे नफरत से घूरा। वो तुम्हारे गिड़गिड़ाने के लायक नहीं है। ये कहकर उसने सीधा सोफा से वो छोटा बैग छीन लिया। उसने उसके अंदर का सब कुछ फर्श पर गिरा दिया और कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरी खौफजदा चीख मेरे गले में ही अटक गई। वोंघाई का अर्न टाइल्ड फर्श पर गिर गया। एक क्रैक के साथ वो चकनाचूर हो गया। थोड़ी सी बिखरी हुई राख सफ़ेद सिरामिक के टुकड़ों के बीच बिखर गई। मैंने वोंगझाई से वादा किया था कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मैं कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। मेरी उंगलियां राख के ढेर को छूने ही वाली थीं। चेंजी अचानक जोर से चिल्लाया। बिखरी हुई चीज़ों को टटोलते हुए उसे एक जेट पेंडेंट मिला जो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। उसने अपना पांव जोर से राख के ढेर पर रखा और उसे 2 बार कुचला। फौरन ही वो मुझ पर झपट पड़ा, किसी पागल की तरह मुक्के और लाते मारने लगा। लेकिन मैं बिना होश के किसी शख्स की तरह था। मेरी नज़र ज़मीन पर टिकी थी। वो राख, अब उन्हें दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। शेन बाइवे ने चेंजी को पीछे खींचा। उसने ज़मीन पर पड़े जेट पेंडेंट की तरफ इशारा किया और मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इनकार करने के लिए अब कुछ बचा है? चेंजी के चेहरे पर दुख के आसार थे। इसे मेरे पिता के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए एक दिन तक उनकी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठने दो। शेन बाइवे एक पल के लिए हिचकिचाई। आखिरकार उसने सर हिला दिया। मेरे मुंह से एक मायूस चीख निकली। मेरी ब्लड शॉट आंखों ने शेन बाइवे को घूरा। उसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था, मुझे जिस्मानी और जहनी तौर पर थका दिया था। अब वो आखिरी चीज़ भी छीन ली गए जिसकी मैं परवाह करता था। इस जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा पछतावा शेन बाइवे से मिलना है। शेन बाइवे का दिल अचानक बैठ गया, लेकिन उसने फौरन उस अजीब एहसास को दबा दिया। जैसे ही वो मुड़ी, उसने एक बात कही, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी आवाज़ धुएं की तरह हल्की थी। हाँ, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। शेन बाइवे मेरी बातों का मतलब नहीं समझी। जैसे ही वो कुछ और पूछने वाली थी, चेंजी ने उसे पीछे खींचा। बाइवे, शादी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, चलो जल्दी करते हैं। शेन बाइवे और चेंजी के जाने के थोड़ी देर बाद चेंजी वापस आया। वो उसे उसके पेरेंट्स की कब्रों तक घसीट कर ले गया। कुछ बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाने में मदद की। उन्होंने मुझे एक बोरे की तरह घसीटा और 2 ग्रेव स्टोन्स के सामने फेंक दिया। चेंजी ने अपने चमड़े के जूते की नोक से मेरी थोड़ी उठाई। उसकी आंखें जहरीली थीं। मैंने इतने सालों तक बाइवे से मोहब्बत की है। तुम्हारे आते ही तुमने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मैं तुम्हें जान से मारना न चाहता हूं। अब मेरे सामने कावटाव करो, कहो कि तुम एक बदमाश हो, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स की कब्रें खोद दूंगा और उनकी हड्डियों का चूरा कर दूंगा। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। मेरे गले से एक टूटी हुई इल्तिजा निकली। डोंट! मेरा माथा ठंडी पत्थर की सिल से जोर से टकराया। मैं एक बदमाश हूं, फिर से मैं एक बदमाश हूं।
2 घंटे तक मुसलसल कावटाव करने की वजह से मेरा सर फट गया और खून बहने लगा। थका हारा मैं ज़मीन पर गिर गया। चेंजी ने एक फतेहाना हंसी हंसी। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम्हारे पेरेंट्स की कब्रें खोदना ज़्यादा मज़ेदार होगा। प्लीज़ डोंट। मेरा मुंह खून और झाग से भरा था। तुम्हारे फादर्स रेलिक, मुझे सच में उसके बारे में नहीं पता। चेंजी ने हिकारत से तंज किया। बेशक तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि वो मैंने तुम्हारे बैग में रखी थी, एक फेक रेलिक। मैं मर रहा हूं, मैं कल जा रहा हूं। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत से इल्तिजा की। प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बख्श दो। सिंपैथी पाने के लिए फिर से तरस खाने का नाटक कर रहे हो। मैं इस फेक इलनेस की चाल से कब से तंग आ चुका हूं। चेंजी ने अपनी आंखें घुमाई और बेसब्री से अपने आदमियों को इशारा किया। मैंने बेबसी से देखा कि मेरे पेरेंट्स की कब्रें खोदी जा रही थीं। मेरी आंखें गुस्से से फट गईं। उसकी आवाज़ ठंडी थी। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, शेन बाई वे ने अपनी मेमोरी कभी खोई नहीं थी। याद रखना, दोबारा कभी शिनीवे और मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। ये कहने के बाद उसने मेरा चेहरा थपथपाया, फिर पलटा और चला गया। मुतमईन होकर मैं खुदी हुई ग्रेव के सामने सिमट गया, बेवकूफ़ों की तरह हंसते हुए। क्या मैं पहले से ही मौत से बदतर जिंदगी नहीं जी रहा? अगले दिन सूरज की एक तेज किरण ने मुझे जगाया। मैंने अपनी आंखें सिकोरी। मेरा दिमाग ब्लैंक था। ये कहाँ था? मैं खुदी हुई ग्रेव के सामने क्यों था? लगता है मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूं। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं मर रहा था। मैं आज चला जाऊंगा। एक अजीब इंट्यूशन के सहारे मैं लड़खड़ाता हुआ घर गया, अपने डॉक्यूमेंट्स और फ़ोन उठाए और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ली। कार एक निहायत लग्जीरियस वेडिंग प्रोसेशन के पास से गुजरी। कार की खिड़की से मेरी नज़र वेडिंग कार में बैठी औरत से मिली, फिर तेज़ी से आगे निकल गई। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मेरे अंदर नफ़रत का एक अजीब एहसास पैदा हुआ। टैक्सी ड्राइवर ने ठंडी सांस भरी। ये हमारे शहर के शेन ग्रुप की सीईओ शेन की दूसरी वेडिंग है। कहते हैं कि वो और उसका एक्स हस्बैंड कभी एक दूसरे के इश्क में पागल थे। कौन जाने ये लव स्टोरी कब तक चलेगी। प्लेन ने उड़ान भरी। मैंने नीचे शहर को छोटा और छोटा होते देखा। मैंने यहाँ जो भी एक्सपीरियंस किया हो, ये आखिरी बार था जब मैं इसे देख रहा था। वेडिंग कार में बैठी शेन बी वेई ने अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया। बस एक पल पहले उसने साफ तौर पर एक जाना पहचाना चेहरा देखा था। उन आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे किसी बिल्कुल अजनबी को देख रही हो। उसे ज़रूर गलत सहमी हुई होगी। फैंग युआन यहाँ कैसे आ सकता था? बी वेई, तुम्हें क्या हुआ है? चेंजी ने धीरे से पूछा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी स्टिफ थी। मैं ठीक हूँ, शेन बी वेई ने ध्यान भटकाए हुए जवाब दिया। उसकी नज़र उस पर थी ही नहीं। चेंजी के एक्सप्रेशन फौरन खराब हो गए। उसने जानबूझकर कमजोरी का नाटक करते हुए उसके वेडिंग ड्रेस के किनारे को खींचा। बी वेई, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरा सर भी थोड़ा चकरा रहा है। आमतौर पर ऐसी छोटी हरकतें शेन बी वेई को फौरन उसके लिए परेशान कर देती थीं, लेकिन आज उसने सिर्फ हल्के से सर हिलाया। बस थोड़ी और कोशिश करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। चेंजी ने अपने दांत पीसे। उसके सीने में शदीद गुस्सा भर गया। ये ज़रूर वो जलील फैंग युआन होगा। भले ही वो यहाँ नहीं है, फिर भी वो उसकी वेडिंग खराब करना चाहता है। अब क्या ब्राइड मेहरबानी करके अपने वाउस पढ़ेंगी? एमसी की आवाज़ गूंजी। मिस शेन बी वेई, क्या आप मिस्टर चेंजी को अपना हस्बैंड कबूल करती हैं? इसके बाद के अल्फाज जो भी हों, शेन बी वेई ने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। सिर्फ उसकी मेमोरी की वेडिंग साफ हो रही थी। उसका फैंग युआन एक शार्प सूट पहने हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों की चमक आसमान के 10,000 सितारों से भी ज्यादा रोशन थी। उसे याद आया कि उस वक्त वो सिसक रही थी। उसे जोर से पकड़े हुए हर एक लफ्ज़ साफ कह रही थी, फैंग युआन, पैदाइश से मौत तक तुमसे मोहब्बत करना वो एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके सामने खड़ा चेंजी धीरे धीरे उसकी मेमोरी की शक्ल से मिलने लगा। शेन बी वेई की आंखें नरमी से भर गईं। उसकी आवाज़ जज्बात से कांप रही थी। वो अचानक बोल उठी, फैंग युआन, आई डू। वो जगह फौरन खामोश हो गई। फिर फौरन ही ऑडियंस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उसने किसका नाम लिया? फैंग युआन का ही नाम है ना? हे भगवान, ये एक वेडिंग है और उसने अपने एक्स हस्बैंड का नाम पुकारा। क्या वो पागल है? मैंने तुमसे कहा था, सीईओ शेन फैंग युआन को कैसे भूल सकती हैं? फैंग युआन उनके प्यार के लिए अपनी जान देने को तैयार था। ये कौन नहीं जानता? चेंजी का चेहरा देखो, ये पूरा पेल पड़ गया है।
अब एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। क्या ये वेडिंग आगे बढ़ भी सकती है? वो शायद जल्द ही उस चेंजी को डिवोर्स दे देगी, फिर फैंग युएन से दोबारा शादी कर लेगी। चेंजी का चेहरा गुस्से और शर्म से बदल रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। कस के पकड़ने की वजह से उनका रंग पेल पड़ गया था। मिलिशियस रिजेंटमेंट उसकी आंखों की गहराई में उबलने लगी। फैंग युएन, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। एमसी ने दो फीकी हंसी हंसी, जल्दी से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए। मिस शेन का मतलब था कि वो मिस्टर चेंजी के साथ सुबह से शाम तक रहने को तैयार हैं। इस प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं, कितना रोमांटिक है। लेकिन सब जानते थे शेन बेइवे ने फैंग युएन का नाम पुकारा था। लोगों की फुसफुसाहट और गॉसिप उसके कानों में किसी लहर की तरह गूंजने लगी। शेन बेइवे अचानक होश में आई। तभी उसे झटका लगा और एहसास हुआ कि उसने एक ब्लंडर कर दी है और उसने चेंजी को गलती से मैं समझ लिया था। उसने चेंजी के पेल चेहरे को देखा। उसकी आवाज, मुझे माफ कर दो। चेंजी ने जबरदस्ती एक स्माइल दी। उसकी उंगलियां उसकी ट्राउजर्स की सिलाई में धस रही थीं। सब ठीक है बेइवे, मैं तुम्हें समझता हूं। सिर्फ वो खुद जानता था कि वो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। अगली रिचुअल एक अजीब से माहौल में आगे बढ़ी और जल्द ही खत्म हो गई। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए, चेंजी की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भारी हुई थी। बेइवे, आज की वेडिंग मेरी सोच से बहुत अलग थी। मैं जानता हूं कि फैंग युएन अभी भी तुम्हारे दिल में है, लेकिन आज हमारा इंपॉर्टेंट दिन है। शेन बेइवे ने परेशानी में अपना सर पकड़ लिया। मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे अफसोस है। तुम्हें पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चेंजी ने आधा कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज लगभग गिड़गिड़ाने वाली थी। बेइवे, मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक आखिरी कदम दूर है। क्या हम अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने चलें? एक बार सर्टिफिकेट मिल जाए, मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश और मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब हमारे पास वो पेपर होगा, मैं प्रोएक्टिवली तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज। शेन बेइवे ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आइस कोल्ड थीं। चेंजी, बस बहुत हो गया। ज्यादा की उम्मीद मत करो। जो मैं कर सकती थी वो मैंने पहले ही कर दिया है। चेंजी अपनी जगह जम गया। उसने पहले कभी शेन बेइवे को इस टोन में बात करते नहीं सुना था। बस। शेन बेइवे ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। शेन बेइवे ड्राइव करके घर गई। मेरा चेहरा उसके दिमाग में छाया हुआ था। अब वो सिर्फ मुझे फौरन देखना चाहती थी। मेरी बाहों में आकर मुझे ये बताना चाहती थी कि उसे सब याद आ गया है। मैं यकीनन बहुत खुश होता। फैंग युएन, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी आवाज में एक अनोखी एक्साइटमेंट थी। फैंग युएन, मैं घर आ गई हूं, मुझे सब याद है। सिर्फ एक खाली कमरे ने उसे जवाब दिया। फैंग युएन, वो ऊपर भागी और बेडरूम का दरवाजा खोला। मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत तकलीफ उठाई है। ये सब मेरी गलती है। मैंने चेंजी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। शेन बेइवे का दिल धीरे धीरे बैठने लगा। उसने हर कमरा, हर कोना छान मारा। वहां कुछ नहीं था। मैं जा चुका था। मेरे कपड़े, बुक्स, रेजर, मेरी हर निशानी मिटा दी गई थी, जैसे मैं यहां कभी था ही नहीं। उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। वीचैट भी ब्लॉक था। वो सोफा पर गिर पड़ी। अचानक उसे वो चेहरा याद आया जो उसने वेडिंग कार में थोड़ी देर के लिए देखा था। उन आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, जैसे किसी स्ट्रेंजर को देख रहे हों। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, वो मैं ही था। लेकिन मैं वहां क्यों था और मुझे जाना क्यों पड़ा? शेन बेइवे के पीछे से चेंजी की कमजोर आवाज आई। शेन बेइवे ने अपना सर नहीं मोड़ा। चेंजी धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। बेइवे, तुम क्यों चली गई? वेडिंग खत्म होते ही सारे गेस्ट्स गॉसिप कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ सिर्फ दिखावा कर रही हो। क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ वापस चलोगी? वरना मुझे नहीं पता मैं सबका सामना कैसे करूंगा। कम से कम हमें एक असली मैरिड कपल की तरह दिखने दो, भले ही वो सिर्फ एक रात के लिए हो। उसने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन शेन बेइवे खामोश रही। मेरा चेहरा उसके दिमाग में छाया हुआ था। वो कहाँ गया और उसे जाना क्यों पड़ा? क्या ये आज की वेडिंग की वजह से था? लेकिन तब तक तो वो अपनी मेमोरी खो चुका था। उसे उसका इंतजार करना चाहिए था। चेंजी ने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही। उसने जानबूझकर 2 बार खांसा और हल्के से उसके बाजू को छुआ। बेइवे, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? शेन बेइवे ने खाली नजरों से ऊपर देखा। तुमने अभी क्या कहा? मेरा ध्यान नहीं था। चेंजी का चेहरा फौरन लाल हो गया। शर्म ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में तनाव था। बेइवे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब से वेडिंग शुरू हुई है तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। क्या ये फैंग वैन से जुड़ा है? वो नाम सुनते ही शेन बीवी का जिस्म अचानक सख्त हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। फैंग युएन चला गया है? चेंजी अंदर ही अंदर बहुत खुश था, मगर बाहर से उसने परेशानी का नाटक किया। चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सारा सामान चला गया है। शायद पिछली बार हॉस्पिटल में उसकी गर्दन पर वो निशान। क्या वो किसी और औरत के साथ चला गया? चुप हो जाओ। शेन बीवी ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में ऐसी गुस्सा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। चेंजी उसके रिएक्शन से डर गया। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया।
मगर बीवी, वो निशान? बस बहुत हुआ। शेन बीवी पलटकर उसे घूरने लगी। उसकी आवाज ठंडी थी। चेंजी, जो भी मैंने तुमसे वादा किया था मैंने पूरा कर दिया है। शादी हो चुकी है, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। अब से हमारा एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। चेंजी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बीवी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हमने अभी तो शादी की है। साफ है कि वो सिर्फ एक नाटक था। शेन बीवी ने उसे बेरहमी से टोक दिया। अब नाटक खत्म हुआ, तुम अब जा सकते हो। चेंजी ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों की गहराई में एक बुरा साया चमका। फिर जल्द ही उसकी जगह दुख ने ले ली। वो खड़ा हुआ, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं समझ गया बीवी, मैं चला जाऊंगा। मगर फैंग युआन, क्या वो सच में तुम्हारे लिए इस सब के लायक है? ये कहकर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो हॉलवे में पहुंचा, उसके चेहरे से वो दुख का एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब हो गया। सिर्फ दरिंदगी बाकी रह गई। फैंग युआन, क्या तुम्हें लगता है कि भागने से सब ठीक हो जाएगा? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। शेन बीवी ने अभी अपना फोन निकाला ही था अपने स्पेशल असिस्टेंट को कॉल करने के लिए, तभी दरवाजा खुला और स्पेशल असिस्टेंट तेजी से अंदर आया। वो तुरंत बोली, अभी जाकर फैंग युआन का पता लगाओ, मैं जानना चाहती हूं कि वो कहाँ है। जी, सीईओ शेन। स्पेशल असिस्टेंट ने हाँ में सर हिलाया, मगर वो हिला नहीं। शेन बीवी ने तेवर चढ़ाए, और क्या बात है? स्पेशल असिस्टेंट कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया, फिर भी वो बोला, शेन, जो बात आपने मुझे मिस्टर फैंग युआन के बारे में उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेट करने को कही थी, उसका रिजल्ट आ गया है। क्या रिजल्ट? स्पेशल असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर फैंग युआन के जिस्म पर वो निशान, वो वाकई दूसरों ने छोड़े थे। शेन बीवी ने उसका कॉलर जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे बताओ, वो औरत कौन थी? स्पेशल असिस्टेंट का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। सीईओ शेन, वो नहीं थी, वो कोई औरत नहीं थी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? स्पेशल असिस्टेंट की आवाज इतनी कांप रही थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उस दिन जब मिस्टर फैंग युआन उस अबांडन्ड बिल्डिंग में थे, उन लोगों ने उनके साथ वो किया, उन्होंने उन्हें नशा दिया था। ये अल्फाज शेन बीवी को बिजली की तरह लगे। वो अपनी जगह जम गई। उसका दिमाग खाली हो गया था। काफी देर बाद उसने अचानक एक हल्की हंसी निकाली। हाथ छोड़ते हुए वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो लोग उसने चेंजी से निपटने के लिए हायर किए थे। वो उसे कैसे हाथ लगा सकते हैं? ये झूठी खबर है। उसने जानबूझकर ये फैलाई है। वो मुझे उकसाना चाहता है ताकि मेरी मेमोरी वापस आ जाए, है ना? तुम अभी जाकर उसे ढूंढो, उसे कहो कि मुझे सब याद आ गया है, मैं उससे फिर से शादी करना चाहती हूं। स्पेशल असिस्टेंट ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में तरस था। शेन, ये सच है। उस दिन इत्तेफाक से कोई उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास ड्रोन उड़ा रहा था और उसने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने पहले ही ओरिजिनल वीडियो हासिल कर ली है, बाकी सारी कॉपीज मिटा दी गई हैं। उसने एक काली यूएसबी ड्राइव आगे बढ़ाई। क्या आप इसे अभी देखना चाहती हैं या मैं इसे मिटा दूं? शेन बीवी का दिमाग खाली था। उसे पता भी नहीं चला कि उसने यूएसबी ड्राइव कब ली। जब तक उसे होश आया, वो ठंडा एहसास पहले ही उसकी हथेली में मजबूती से दबा हुआ था। वो कंप्यूटर के सामने सख्त होकर बैठ गई। कई बार उसने यूएसबी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं, बार बार पीछे हट रही थीं। वो लानत और स्पेशल असिस्टेंट के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उन्होंने उन्हें नशा दिया था। उसने ये तसव्वुर करने की हिम्मत नहीं की कि जब वो अपनी आंखों से वो मंजर देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। आखिरकार शेन बीवी ने एक गहरी सांस ली और यूएसबी प्लग कर दी। जैसे ही वीडियो स्क्रीन खुली, वो एक टूटी हुई खिड़की से फिल्म किया गया अबैंडन बिल्डिंग के अंदर का सीन था। फैंग युआन के कपड़े उन लोगों ने बुरी तरह फाड़ दिए थे। शेन बीवी के हाथ ने मेज के कोने को मजबूती से पकड़ लिया। ज्यादा जोर से दबाने की वजह से उसकी नकल सफेद हो गई थी। स्क्रीन पर मैंने अचानक जद्दोजहद करना बंद कर दिया। मेरी नजर खिड़की के पार नीचे की तरफ देख रही थी। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, आखिरकार खाली और बेजान हो गई। शेन बीवी की आंखें गुस्से से फट गईं। उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कुचला जा रहा हो। उसने खुद को देखते रहने पर मजबूर किया। उन दरिंदों को एक के बाद एक मेरी तरफ लपकते हुए देखा। मैं एक बेजान पपेट की तरह था जो उन्हें मुझ पर टॉर्चर करने दे रहा था। मेरी आंखों में जिंदगी का कोई निशान बाकी नहीं बचा था। वीडियो के आखिर में मैंने धीरे से अपने फटे हुए कपड़े सही किए। फिर वो खिड़की से पीछे की तरफ गिर गया, नीचे वाली फ्लोर पर सेफ्टी नेट में जा गिरा। फ्रेम अचानक रुक गया। शेन बीवी की आंखें लाल थीं, कुर्सी पर बिना हिले दुले बैठी थीं।
उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसने उस वक्त के अपने अल्फाज याद किए। वो लोग सब उसने ढूंढे थे। उसमें अनसेफ क्या हो सकता था? ये सब पता चला कि उसने ही प्लान किया था। काफी देर बाद वो धीरे से वाइन कैबिनेट की तरफ गई। उसके कांपते हुए हाथों ने वाइन की एक बोतल खोली, फिर उसे जोर से अपने मुंह में उंडेल दिया। तेज शराब ने उसका दम घोंट दिया, जिससे वो बुरी तरह खांसने लगी। एक चुभती हुई गमजदा चीख। उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल जोर से फेंक दी। उसके मत्थे पर रगें उभर आई थीं। रोते हुए वो फर्श पर बिखरे हुए टुकड़ों के बीच घुटनों के बल गिर गई। कांच के तेज टुकड़े उसके घुटनों में चुभ गए। ताज़ा खून ने उसकी पैंट्स को भिगो दिया, लेकिन ये दर्द उसके दिल के दर्द के एक 10,000वें हिस्से के मुकाबले में क्या था? उसे नहीं पता था कि वो कब से घुटनों के बल बैठी थी। उसने कांपते हुए अपना फोन निकाला और अपने स्पेशल असिस्टेंट को कॉल की। किसी भी तरह उन दरिंदों को पकड़ा जाना चाहिए। शैन बाइवे टोटी हुई वाइन की बोतलों से भरे फर्श पर बैठी एक के बाद एक तेज शराब की बोतल पीती रही। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी पी ली है, बस अपने गले में आग जैसी जलन और पेट में उबाल महसूस कर रही थी। वो तस्वीरें एक नाइटमेयर की तरह थीं, जो बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने आंसू बहाए, उसके होंठ मुसलसल बड़बड़ाए। मुझे माफ कर दो फैंग युआन, मुझे माफ कर दो। मैंने खुद तुम्हें उस अबिस में ढकेला। 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, शराब को अपने सेंसेस को सुन करने दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं। उसका वजूद पूरी तरह मुरझा गया था, जब तक असिस्टेंट अंदर नहीं आया। सीईओ शेन, वो लोग पकड़े गए हैं। शेन बाइवे ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, एक नाइफ पकड़े हुए सीधा उनकी डिटेंशन प्लेस की तरफ चली गई। वो उन्हें मौत से भी बदतर सजा देना चाहती थी। बेसमेंट में उन लोगों ने शेन बाई को अंदर आते देखा। डर से कांपते हुए वो सब घुटनों के बल बैठ गए, माफी की भीख मांगते हुए। हमें माफ कर दीजिए, हमें भी किसी ने ऑर्डर दिया था। वो चेंजी था। ये सब चेंजी ने हमें करने को कहा था। चेंजी का नाम सुनकर शेन बाई का हाथ, जिसने नाइफ पकड़ा था, रुक गया। साफ कहें तो चेंजी ने हमें पैसे दिए थे। हमें फैंग युआन पर उसे किडनैप करने का झूठा इल्जाम लगाने को कहा था। आदमियों के लीडर ने मायूसी से चिल्लाकर कहा। फिर उसने हमें फैंग युआन को ड्रग देने को कहा। उसके बाद चेंजी ही था जिसने हमें रिहा करने के लिए लोग ढूंढे थे। हम सच में ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन चेंजी ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने बात नहीं मानी तो वो हमें टुकड़ों में मारेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम सबके परिवार हैं, हमें माफ कर दीजिए। शेन बीवी के हाथ पर रगें फरक रही थीं, नाइफ को मजबूती से पकड़े हुए। उसकी आंखों में कत्ल करने का इरादा साफ नजर आ रहा था। बस एक पल में वो मुड़ी और बेसमेंट से बाहर निकल गई। अपना फोन उठाया और चेंजी को कॉल की। उसकी आवाज खौफनाक हद तक खामोश थी। चेंजी, जरा यहां आओ। लाइन के दूसरी तरफ चेंजी ने शेन बाइवे की आवाज सुनी। उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये सोचकर कि उसने अपना इरादा बदल लिया है, वो फौरन मान गया। आधे घंटे बाद चेंजी निहायत सलीके से तैयार होकर शेन बाइवे के घर पहुंचा। बाइवे, वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ। सोफा पर बैठी शेन बाई को देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी थी। मैं अपना लगेज पैक कर रहा हूं। मैं जल्द ही ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रहा हूं। जैसा कि वादा किया था, भले ही मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। शेन बाइवे धीरे से खड़ी हुई, उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए। ये देखकर चेंजी ने सोचा कि वो उसे जाने नहीं देना चाहती और दिल ही दिल में खुश होने लगा। बाइवे, अगर तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं तो मैं तैयार हूं। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। चेंजी के कान गूंजने लगे। वो पूरी तरह सुन्न हो गया। उसने ऊपर देखा। शेन बीवी की लाल आंखों से नजर मिली। वो आंखें जहन्नुम के किसी असुरा की तरह थीं, जिसने उसे सर से पांव तक फौरन कंपकाने पर मजबूर कर दिया। तभी उसे समझ आया, शेन बीवी उसे बिल्कुल नहीं रोक रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? शेन बीवे की आवाज खौफनाक हद तक धीमी थी। उसका हर लफ्ज हड्डियों को जमाने वाली ठंडक बयान कर रहा था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया था। तुमने फैंग युआन पर अपने किडनैपिंग का झूठा इल्जाम क्यों लगाया? और उन दरिंदों को? इस मौके पर वो मजीद बोल नहीं पाई। उसके पूरे जिस्म से मर्डरस इंटेंट निकल रहा था। चेंजी घबराहट में उठा उसकी टांग पकड़ ली। वो बुरी तरह रोने लगा। मैंने ऐसा नहीं किया, सच में नहीं किया। मुझे नहीं मालूम तुमने किससे क्या सुना है, लेकिन मैंने वाकई कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं यहाँ विक्टिम हूँ। शायद हमारे जाने के बाद फैंग युआन ने उन लोगों को गुस्सा दिला दिया हो। हमारे जाने के बाद उसने उन लोगों को गुस्सा दिलाया, या शायद फैंग युआन खुद उन औरतों के साथ साफ नहीं था। चुप हो जाओ। शेन बीवे की आंखों में मर्डरस इंटेंट चेंजी के टुकड़े कर देना चाहता था। उसके बाकी अल्फाज उसके गले में ही फंस गए। चेंजी बेहोशी की हालत में जमीन पर लेटा रहा, अपना सीला पकड़े हुए दर्द का नाटक करते हुए।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है बीवे, मेरी इलनेस फिर से लौट आई है, प्लीज़ मेरी मदद करो। हमारे पास्ट और मेरे बाप की खातिर मेरी जान निकल रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। शेन बीवे ने उसका हाथ ठोकर मारकर हटा दिया। नाटक बंद करो, तुम शुरू से कभी बीमार नहीं थे, मैं ये बहुत वक्त से जानती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फैंग युआन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे। ये वो लाइन है जिसे मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। चेंजी का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने वाकई नहीं किया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। उन सब लोगों को मैंने एप्रीहेंड कर लिया है। शेन बीवे ने नीचे उसकी तरफ देखा। उन्होंने सब कन्फेस कर लिया है। चेंजी अब भी आखिरी बार स्ट्रगल कर रहा था। जरूर फैंग युआन और उन्होंने मिलकर कंस्पायरिंग की होगी। फैंग युआन मुझसे बहुत नफरत करता है, उसके फोर्स किए जाने पर क्लेम पर क्यों यकीन किया जाए? क्या पता शायद उसने और उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा हो और अब वो मुझे फ्रेम करने आए हों। ये बातें सुनकर शेन बीवे को वीडियो के इमेजेस याद आया कैसे फैंग युआन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे फेडिंग हो रही थी। उसके दिल में गुस्से की आग फौरन आसमान तक पहुंच गई। उसने एक हाथ से चेंजी की नेक जकड़ ली। तुम्हारी उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? चेंजी को जोर से नीचे दबाया गया। वो फ्रैंटिकली स्ट्रगल कर रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे पर्पल होने लगा, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। मौत के साए ने उसे फौरन घेर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई शेन बीवे का हाथ हटाने के लिए, लेकिन उसके हाथ लोहे की चिमटी की तरह मजबूत और अनमूविंग थे। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, शेन बीवे ने अचानक अपनी पकड़ छोड़ दी और उसे फोर्सफुली फेंक दिया। चेंजी ने अपना थ्रोट पकड़ लिया, बुरी तरह खांसी करते हुए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। शेन बीवे की आंखों में हमदर्दी का ट्रेस तक नहीं था। उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इसे बेसमेंट में घसीट कर ले जाओ। चेंजी को कचरे के टुकड़े की तरह उन मर्दों के सामने फेंक दिया गया जो एक कतार में घुटनों के बल बैठे थे। शेन बीवे ने नीचे उन ट्रेम्बलिंग मर्दों की तरफ देखा। पिल्स की एक बड़ी बोतल नीचे फेंकी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर तुमने इसे काफी सफर नहीं करवाया तो मैं तुम्हें इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगी। वो लोग फौरन उसकी इंटेंशन समझ गए। उनकी कांपती हुई आंखों में धीरे धीरे ग्रीड और मैलिस नजर आने लगी। चेंजी खौफ से पीछे हट गया। शेन बीवे मुड़ी और चली गई। उसके पीछे उसकी पैथेटिक स्क्रीम्स गूंज रही थीं। शेन बीवे, मेरे बाप तुम्हारे मेंटोर थे। मैंने इतने सालों से तुम्हें पूरे दिल से चाहा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शेन बीवे के कदम थोड़ी देर के लिए रुके। अपना सर मोड़े बगैर वो तेजी से चली गई। बहुत जल्द उसके पीछे की स्क्रीम्स दिल दहला देने वाली रोने की आवाजों में बदल गईं। शेन बीवे सोचती रही कि वो फैंग युआन से खुद को फगिव कैसे करवाए। उसने वांगजी के बारे में सोचा। वांगजी की वजह से फैंग युआन उससे बहुत नाराज था। उसने फौरन किसी को उस पेट रेस्क्यू सेंटर भेजा जिसका जिक्र चेंजी ने किया था, ताकि वांगजी को घर लाया जा सके। लेकिन भेजा गया आदमी फौरन वापस आ गया, ये कहते हुए कि वांगजी वहां था ही नहीं। फाइनल इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट उसके दिल पर ठंडे पानी की बाल्टी गिरने जैसा था, जिसने उसे बोन तक चिल कर दिया। वांगजी बहुत पहले मर चुका था। चेंजी ने उसका हॉटपॉट बना दिया था। शेन बीवे को उस दिन उसकी हार्ट रेंचिंग स्क्रीम्स याद आईं। घम और रिग्रेट ने उसे फौरन एनगल्फ कर लिया। वो तेजी से बेसमेंट की तरफ भागी। इस वक्त चेंजी एक कोने में बुरी हालत में कावरिंग कर रहा था। उसका पूरा जिस्म ब्लड और फिल्थ से भरा था। उसका कभी हैंडसम फेस और पूरा जिस्म वोंड से भरा था और उसे डिस्गस्टिंग स्टेंच आ रही थी। उसे इतना टॉर्चर किया गया था कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। कदमों की आहट सुनकर शेनजी ने ऊपर देखा। जब उसने शेन बाईवे को देखा, वो फौरन रेंगते हुए पास आया और उसे गले लगा लिया। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। वो जोर जोर से सर झुकाकर माफी मांगने लगा। उसका माथा बार बार फर्श से टकरा रहा था, जिससे हल्की थप थप की आवाज आ रही थी। मुझे पता है मैं गलत था, मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वो लोग अब्रॉड चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। शेन बाईवे ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी पैंट्स की सीम को सहला रही थीं। काफी देर बाद उसने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। वांगजी कहाँ है? शेनजी के चेहरे पर मौजूद इल्तिजा भरी दीदार फौरन जम गई। उसकी आंखों में पैनिक भर गया। उसके होंठ कांपने लगे। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रही हो। बोलने से पहले ढंग से सोच लो। शेन बाई ने अपनी थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाई। उसके पीछे खड़ा असिस्टेंट फौरन आधा कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं किसी से तुम्हारी खाल का एक एक टुकड़ा उतरवा दूंगा। शेनजी हवा में गिरते हुए पत्ते की तरह कांपने लगा। जब उसका सामना उसकी आंखों में उठती हुई मर्डरस इंटेंट से हुआ तो वो आखिरकार टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। बार बार टकराने की वजह से उसके माथे से खून निकल रहा था। खून और आंसू मिलकर उसके चेहरे पर लकीरें बना रहे थे। मैं गलत था, मैं वाकई गलत था। उस कुत्ते ने मुझे काटा था। तुमने कहा था मैं उससे निपट सकता हूं, इसलिए मैंने किसी से उसे मरवा दिया। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस बहुत गुस्से में था। प्लीज मुझे माफ कर दो।
शेन बाइवे ने मजीद उसकी तरफ नहीं देखा और सीधा बाहर जाने के लिए मुड़ गई। अगले दिन उसने सबर्ब्स में सबसे बेहतरीन जमीन का टुकड़ा खरीदा और वांगजी के लिए एक छोटा टूमस्टोन बनवाया। उसके अंदर उसके पसंदीदा स्नैक्स के साथ वो टॉयज भी दफना दिए गए जो उसने दोबारा खरीदे थे, वो टॉयज जो उसे कभी सबसे ज्यादा पसंद थे। टूमस्टोन पर वही फोटो थी जो उसने कंपनी में रखी हुई थी। घर वापस आने के बाद उसे पता चला कि न सिर्फ उसका सामान घर से गायब हो चुका था, बल्कि हर वो चीज जो वांगजी ने इस्तेमाल की थी वो भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शेन बाइवे ने शेनजी को टूम के सामने बुलवाया, अपनी थोड़ी हल्की सी उठाई और उसे 7 दिन तक घुटनों के बल बैठकर वांगजी की कब्र की हिफाजत करने का हुक्म दिया। शेनजी पूरा कांप रहा था और उसकी आवाज लरज रही थी। बाइवे, मैं पहले ही। शेन बाइवे की उंगलियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि वो सफेद पड़ गई थीं। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। बॉडीगार्ड्स और टॉप मेडिकल स्टाफ उसके पास पहरा दे रहे थे। शेनजी ने अपना हाथ उठाया और खुद को थप्पड़ मारा, हवा से माफी मांगते हुए। जैसे ही वो रुकने की हिम्मत करता, बॉडीगार्ड्स फौरन शुरू हो जाते। वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने फौरन एड्रेनलिन इंजेक्ट किया, उसे होश में रहने पर मजबूर करते हुए। अगले 7 दिनों तक सेमेट्री में थप्पड़ मारने और माफी मांगने की आवाजें मुसलसल गूंजती रहीं। शेनजी का चेहरा सूज चुका था और पूरी तरह बिगड़ गया था। उसका गला बैठ गया था, वो एक लफ्ज निकालने के काबिल नहीं था। बार बार एड्रेनलिन इंजेक्ट किए जाने के बाद वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पा रहा था। शेन बाइवे ने शेनजी की तमाम हरकतों की इन्वेस्टिगेशन करवाई, हर चीज की जड़ तक जाकर। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जल्द ही उसके सामने रख दी गई। वांगजी को मारने और उसे हॉटपॉट बनाने के अलावा उस पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाने, उसे जलील करने के लिए लोगों को ढूंढने के साथ साथ ट्यूले पोलन का वो बैग जिसकी वजह से पार्टी में उसे एलर्जी हुई थी, वो इसलिए था क्योंकि उसने एक सर्वर को रिश्वत देकर उसे दूसरी पार्टी के बैग में रखवाया था। डिटेंशन सेंटर में उसने जो जहन्नुम के 3 दिन गुजारे थे वो इसी के प्लान किए हुए थे। लोगों को रिश्वत देकर ये सब करवाया गया था। उसके बाप की निशानियां अब भी उसके घर के सेफ में हिफाजत से बंद थी। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ दिया वो ये थी कि उसने दरअसल उसके माँ बाप की कब्रों की बेहुरमती करने की हिम्मत की थी। रही बात उस वॉच की जो उसके बाप ने छोड़ी थी, ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं थी कि शेनजी ने उसे सिर्फ उसे फ्रेम करने के लिए तोड़ा था। ये सब जानने पर शेन बाइवे की नजर धुंधला गई। वो तकरीबन खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने एक पागल औरत की तरह दिल चीर देने वाली चीख मारी और जो भी चीज उसकी पहुंच में थी उसे तोड़ने लगी। जब वो ये सब तकलीफें सह रहा था तब वो क्या कर रही थी? उसने खुद उसे पीनट वाटर पीने पर मजबूर किया था जिससे एलर्जिक रिएक्शन हुआ, खुद उसे डिटेंशन सेंटर भेजा, वांगजी को खोने पर उसके दर्द को नजरअंदाज किया और बेरुखी से उसकी बुराई की, उसे एक वीरान बिल्डिंग में अकेला छोड़ दिया ताकि शेनजी के आदमी उसे जलील कर सकें। आखिरकार उसने मायूसी में सुसाइड की कोशिश की, फिर भी उसने उसे सिर्फ एक डेस्परेट प्लॉय समझा। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका तब ना मरना उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। मगर उसका क्या? शेनजी की बुरी बातों पर यकीन करके उसने खुद उसे शेनजी के बाप की कब्र के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया और खुद शेनजी के लिए उसे फिर से चोट पहुंचाने का मौका पैदा किया। जितना भी दर्द उसने सहा था वो सब इसकी गलती थी। आंसू तेजी से जमीन पर गिरने लगे। शेन बाइवे ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और फौरन उसके बाद एक और थप्पड़। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वो सच में उससे पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो चुका था। इसीलिए वो अपने से जुड़ी हर चीज अपने साथ ले गया, यहां तक कि एक भी लव मोमेंटो पीछे नहीं छोड़ा। उसका दिल कितना टूटा होगा और वो कितना कोल्ड हो गया होगा। पिछली बार जब उसने उसे देखा था, मायूसी और डिस्पेयर से भरी वो कोल्ड आंखें याद करते हुए शेनवे के दिल में इतना दर्द हुआ कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। ये याद करते हुए कि उसने बार बार उससे पूछा था, क्या ये सच है कि तुम्हें कुछ याद नहीं? उसने इसे फिजूल की बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया था। शेनवे अचानक हैरत से जम गई। उसने कब से उससे बार बार ये पूछना शुरू किया था कि क्या उसे सच में एमनीजिया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सब पहले से पता था कि उसकी मेमोरी बिल्कुल नहीं गई थी? ये ख्याल उसके कानों में किसी थंडर क्लैप जैसा था। शेनवे को फौरन ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी आइस सेलर में गिर गई हो। अगर ये सच था तो मैं उसे कैसे माफ कर सकूंगी? उसी पल टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा। असिस्टेंट की आवाज आई, सीओ शेन, मिस्टर फैंग के ठिकाने के बारे में एक क्लू मिला है। मिस्टर फैंग को 5 महीने पहले क्रिट्सफेल्ट याकॉब डिजीज डायग्नोस हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। फोन शिनबे वाइस के हाथ से छूटकर एक शैटरिंग साउंड के साथ जमीन पर गिर गया। उसका पूरा वजूद ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। बहुत जल्द ही असिस्टेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेकर आया। डायग्नोसिस की डेट 5 महीने पहले की थी, वही दिन जब उसने कार एक्सीडेंट का दिखावा किया था और एमनीजिया होने का नाटक किया था। रिपोर्ट उसकी उंगलियों से फिसल गई। शिनबाई बेइंतहा कांपने लगी। जब उसे पता चला कि उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम वक्त है, उसने एमनीजिया का नाटक किया और एक दूसरे आदमी के लिए उसे बार बार चोट पहुंचाई।
उसने दुनिया के सबसे रेप्यूटेबल एक्सपर्ट्स को बुलवाया और क्रिट्सफेल्ट याकॉब डिजीज के डॉक्यूमेंट्स को दीवानगी की हद तक रिसर्च किया। जब उसने उस बीमारी की डिस्क्रिप्शन देखी तो उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। ये इनक्योरेबल डिजीज, जिसे मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है, मरीज की मेमोरी खोने का सबब बनती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का शिकार बनाती है, जब तक कि वो सब कुछ भूल ना जाए और तकलीफ में ना मर जाए। उसे 7 साल पहले फार्म का वो ट्रिप याद आया। उसे बचाते हुए एक मैड काउ ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। फिर भी वो इसी फिक्र में था कि क्या वो ठीक है। उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी, लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी की काउंटिंग डाउन शुरू थी। उसने खुद उसे एक गहरी हेल में ढकेल दिया था। जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो चेंजी के साथ प्यार का दिखावा कर रही थी और उसके पहले से टूटे हुए दिल को टॉर्चर करने के लिए क्रूएल तरीकों का इस्तेमाल कर रही थी। उसके अंदर ये सोचने की हिम्मत नहीं थी कि उसने ये सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। शादी के उस दिन जिस पल वेडिंग कार और एक टैक्सी एक दूसरे के पास से गुजरी, उसने उसे देखा था। वो आंखें जो कभी स्टारलाइट और प्यार से भरी रहती थीं, अब उनमें रुके हुए पानी जैसी खामोशी थी। उसकी नज़र उस पर ऐसी थी जैसे किसी स्ट्रेंजर को देख रहा हो। उसने पहले सोचा था कि ये दिल टूटने के बाद की कोल्डनेस है। अब जाकर उसे समझ आया, शायद अब उसकी दुनिया में कोई शेनबे वाई बची ही नहीं थी। शेनबे वाई के मुंह से ताज़ा खून का एक फवारा निकला। आंसू टूटे हुए मोतियों की लड़ी की तरह बहने लगे। इन हाथों को कभी उसने कसकर थामा था और उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन उसने उन्हीं हाथों से उसे हेल में ढकेल दिया। इस औरत ने कभी मौत तक बिना बदले उससे प्यार करने का वादा किया था। वो आखिरी ब्लेड बनी जिसने उसे कुचल दिया। शेनबे वाई दीवानों की तरह खुद को तकलीफ देने लगी और साथ ही चेंजी से बेरहमी से बदला लेने लगी। उसने चेंजी की थोड़ी को जोर से दबाया। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें एक टर्मिनल इलनेस है? तो अब मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि टर्मिनल इलनेस कैसी होती है। उसने क्रॉनिक पॉइजन की एक बोतल निकाली और उसे कतरा कतरा चेंजी के मुंह में डालने लगी। ये पॉइजन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को धीरे धीरे सड़ा देगा। दर्द की वजह से वो मौत की तमन्ना करेगा, लेकिन वो तुरंत नहीं मरेगा। चेंजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दीवानगी में अपना सर हिलाने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल सका। शेनबे वाई ने फिर ट्यूलिप पॉलन का एक पैकेट निकाला और जोर से उस पर छिड़क दिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि पिछले कुछ महीनों में फैंग्युएन किस दौर से गुजरा? चेंजी को फौरन एक सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ। उसके पूरे जिस्म पर लाल रैशेज निकल आए और उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, शेनबे वाई ने डॉक्टर को इशारा किया कि उसे पैलिएटिव इंजेक्ट कर दे। तुम्हारी तकलीफ भी, मेरी तकलीफ भी फैंग युआन की तकलीफ के सामने कुछ नहीं है। 1 महीने बाद चेंजी पूरी तरह पागल हो गया। उसने शेनबे वाई की तरफ इशारा किया, दीवानों की तरह हंसते हुए। हा शेनबे वाई, मैं सिर्फ फैंग युआन को मारना चाहता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें साफ पता था कि मैं बीमार नहीं था। तुम फिर भी मेरी बात से राजी क्यों हुई? तुम फैंग युआन से इतना प्यार करती थी। तुमने मेरी खातिर एमनीजिया का नाटक क्यों किया? तुम ही थी जिसने मुझे उम्मीद दी। तुम ही थी जिसने मुझे ये लगने पर मजबूर किया कि मेरे पास तुम्हें पाने का मौका है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम मर क्यों नहीं जाती? हर एक लफ्ज एक स्टील नीडल की तरह था, जो शेनबे वाई के दिल में गहरा चुभ रहा था। शेनजी सही था। ये सब उसकी गलती थी। अगर उसने शुरू से ही शेनजी को ठुकरा दिया होता, उसे कोई उम्मीद न दी होती, ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें न की होती, तो उसे ये तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ती। शेनबे वाई खुद को तबाह करने और शदीद दर्द में डूब गई, जहां कोई रोशनी नहीं थी। उसके जाने के ठीक 1 महीने बाद असिस्टेंट आखिरकार सही खबर लाया। सीईओ शेन, मिस्टर फैंग का पता मिल गया है। वो स्विट्जरलैंड में है। शेनबे वाई स्विट्जरलैंड में एक नर्सिंग होम के दरवाजे पर खड़ी थी, जिसे एक नर्स ने रोक दिया था। नर्स ने कंप्यूटर रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद उसकी तरफ देखा। मुझे बहुत अफसोस है। इस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन बताती है कि उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। आपको उसके साथ अपना रिश्ता साबित करना होगा। शेनबे वाई दंग रह गई। उसके साथ अपना रिश्ता साबित करे? एक डिवोर्स एग्रीमेंट के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। पहले जब एमनीजिया का नाटक कर रही थी ताकि किसी को शक न हो, उसने उससे जुड़ी हर चीज वापस कर दी थी। डिवोर्स सर्टिफिकेट उसने कब का फाड़ दिया था। नर्स ने अपना सर हिलाया। मैडम, अगर आपके पास पेशेंट के साथ रिश्ता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो हम आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मजीद ये कि जब मिस्टर फैंग ने एडमिशन के लिए रजिस्टर किया, उन्होंने साफ कहा था उनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं है। नर्स की बातें एक बर्फ से ढकी तलवार की तरह उसके दिल में गहरा चुभ रही थीं। वो कभी उसका सबसे करीबी लवर था, उसकी पूरी दुनिया।
अब वो उसकी इन्फॉर्मेशन एंट्री में एक ब्लैंक स्पेस बन गया था। उसने अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल किए, बहुत पैसा खर्च किया, यहाँ तक कि अपने स्टेटस की परवाह नहीं की और पूरी रात डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर इंतजार किया। तीसरे दिन जाकर आखिरकार उसे मुलाकात के लिए 10 मिनट मिले। जैसे ही शेन बिवाई ने वार्ड का दरवाज़ा खोला, उसके कदम शीशे की तरह भारी थे। वो खिड़की के पास एक व्हील चेयर पर बैठा था, एक नरम फ्लीस ब्लैंकेट में लिपटा हुआ, इतना दुबला कि सिर्फ हड्डियां और खाल रह गई थी। उसका कभी खूबसूरत दिखने वाला चेहरा अब बिल्कुल सूख चुका था, तकरीबन बदसूरत हो गया था। सूरज की रोशनी ने उसे घेरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गुजरती हुई हवा का झोंका उसे धूल बना देगा। उसका गला खुश्क और भिंचा हुआ महसूस हो रहा था। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे जोर से दबा रहा हो। दर्द इतना ज्यादा था कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अपनी उंगलियां इतनी जोर से भींच लीं कि वो बोन वाइट हो गईं। उसने धीरे से सरसराहट में फैंग युआन का नाम पुकारा। व्हीलचेयर पर बैठे शख्स ने धीरे से अपना सर घुमाया। वो आंखें जो कभी हजारों सितारों और गहरे प्यार से भरी होती थीं, अब उनमें सिर्फ एक खाली और बेजान सन्नाटा था, जैसे धूल की एक मोटी और भारी तह ने उन्हें ढंप लिया हो। मेरी नज़र में कोई फोकस नहीं था। काफी देर तक उसके चेहरे पर टिकी रही। फिर मेरे होंठ धीरे से खुले। मेरी आवाज़ दबी हुई थी, जैसे मेरे मुंह में रुई हो। तुम कौन हो? शेन बिवाई की दुनिया उस पल बिखर गई। वो एक एक कदम बढ़ते हुए मेरे सामने धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। मेरी तरफ ऊपर देखते हुए उसके आंसू फर्श पर गिरने लगे। फैंग युआन, मैं हूं, मैं शेन बिवाई हूं। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैंने उसे पहचानने की कोशिश की। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही उलझन और नापसंदगी थी जो किसी अजनबी के लिए होती है। मैंने वो नाम बड़बड़ाया, फिर फौरन अपना सर हिला दिया। हर एक लफ्ज़ एक जद्दोजहद थी। मेरी जबान जैसे मेरी बात नहीं मान रही है। नहीं पहचानता। मैं तुम्हारी बीवी हूं। शेन बिवाई ने ध्यान से मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ की उंगलियां जेड की तरह ठंडी थीं। मैंने अपना हाथ जोर से पीछे खींच लिया। मेरे चेहरे पर साफ नफरत थी। तुम्हें नहीं जानता, तुमसे नफरत है, चली जाओ। फैंग युआन, मैं हूं, गौर से देखो। शनिवे, मैं तुम्हारी बाइवे हूं। उसके गालों से आंसू एक झरने की तरह बह रहे थे। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन नर्स ने पहले ही दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसे इशारा करते हुए शेन वी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। उसके कदम लड़खड़ाए और उसे खुद को संभालने के लिए ठंडी दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि कितना वक्त गुजरा जब उसने एक डॉक्टर को मेरे कमरे से निकलते देखा। वो फौरन उसे रोकने के लिए भागी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे सैंड पेपर से रगड़ी गई हो। क्या उनकी हालत बहुत सीरियस है? उनके पास जीने के लिए कितना वक्त और है? डॉक्टर ने उसकी डिस्ट्रॉट अपीयरेंस को देखा। उनकी आंखों में तरस की एक झलक थी। मिस्टर फैंग की हालत बहुत तेजी से डिटीरियोरेट हो रही है। उन्होंने यूथनेशिया शेड्यूल कर लिया है। ये 1 हफ्ते में है। अपने इस आखिरी वक्त का साथ महसूस करो। यूथनेशिया के 3 शब्द शेनबी के दिमाग में धमाके की तरह गूंजे। उसकी नज़र धुंधली हो गई और उसके जिस्म की सारी ताकत फौरन ड्रेन होती महसूस हुई। वो दीवार से फिसलते हुए ज़मीन पर गिर गई। 1 हफ्ते में वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे? वो पागल सी लग रही थी, डॉक्टर के वाइट कोट को पकड़े हुए। उसके शब्द बेतरतीब निकल रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उनके पास आधे साल से ज्यादा वक्त नहीं बचा था? ये इतना तेज क्यों है? वो खड़े क्यों नहीं हो सकते? अब उनकी स्पीच भी अनक्लियर है। डॉक्टर उसके फ्रांटिक डिमीनर से हैरान थे, लेकिन सब्र से समझाया। क्रूट्सफेल्ड याकॉब डिजीज एक फेटल न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। हर पेशेंट इस स्टेज तक पहुंचेगा। उनकी मौजूदा कंडीशन को देखते हुए वो जल्द ही पूरी तरह से सारी फंक्शंस खो देंगे और मरने तक एक वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगे। वो ज़्यादा वक्त तक जी सकते थे, लेकिन अब उनका नर्वस सिस्टम सिवियरली डैमेज हो चुका है। उनकी लैंग्वेज एबिलिटी कम हो रही है, मोटर फंक्शंस खत्म हो चुके हैं और उनकी विजन भी तेज़ी से डिटेरियोरेट हो रही है। जहाँ तक बात है कि उनकी कंडीशन इतनी तेज़ी से क्यों प्रोग्रेस हुई, डॉक्टर एक पल के लिए रुके, उसके पेल फेस को देखते हुए। ये रैपिड डिक्लाइन अक्सर सीवियर मेंटल स्टिम्युलेशन या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से होती है। क्या मिस्टर फैंग ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलाई बर्दाश्त किया है? स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलाई? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा? शेन वी ने उनका बाजू छोड़ दिया। उसका जिस्म बेकाबू होकर कांपने लगा। उसे वो पीनट्स याद आए जो उसने खुद मुझे खिलाए थे। उसे डिटेंशन सेंटर में मेरे सवाल याद आए और बेचारा वैंगजी, जिसे बेरहमी से मारकर पका दिया गया था। अकेशिया फॉरेस्ट को ज़मीन दोस्त कर दिया गया। गोल्डन स्टैचू को पिघला दिया गया। इनमें से एक एक चीज़ की वजह वो खुद थी। तो उनकी मौत को तेज़ करने वाली मैं थी। वो मैं थी। वो बुदबुदाई। उसकी आवाज़ एक विस्पर की तरह हल्की थी। मैंने उन्हें मार दिया। क्या? डॉक्टर ने साफ नहीं सुना। कुछ नहीं। शेनवी मुड़ने ही वाली थी जब डॉक्टर की आवाज़ फिर से आई।
उनकी बीमारी की मौजूदा प्रोग्रेशन को देखते हुए वो जल्द ही मरने तक वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। उनके लिए यूथनेशिया शायद सबसे बेहतरीन रिलीज हो सकती है। आंसुओं में शेनबाई वापस कमरे की तरफ भागी, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने उसे सख्ती से रोक दिया। उन्होंने फौरन पुलिस को बुला लिया। शेनबी को एक पेशेंट को डिस्टर्ब करने के लिए पुलिस कार में बिठा दिया गया। मैं व्हीलचेयर पर बैठा तेवरी चढ़ाए उसे देख रहा था। नर्स मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूं, वो मेरे पति हैं। शेनवी ने स्ट्रगल किया मेरी तरफ देखते हुए। फैंग युआन, इन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। मैंने अपना सर हिलाया, मेरी आंखें डिस्गस्ट से भरी थीं। नहीं जानता इसे। शेनवी ने अचानक स्ट्रगल बंद कर दी। उसके जिस्म की सारी ताकत जैसे ड्रेन हो गई। वो चोक्ड आउट हुई, दोहराती रही, फैंग युआन, मुझे माफ कर दो। असिस्टेंट जल्दी में पहुंचा बेल प्रोसीजर्स पूरे करते हुए, लेकिन शेनबी ने अपना सर हिला दिया। वो मुड़ी और डिटेंशन सेल में बेंच पर वापस बैठ गई। सीन, क्या तुम इंसेन हो गई हो? शेनबी ने अपने होठों के कोनों को खींचा, एक स्माइल जो रोने से भी ज्यादा अगली थी। शायद मैं सच में मैड हो गई हूं। सेल के अंदर कुछ लोकल फीमेल थग्स थीं। एक एशियन औरत को महंगे सूट में देखकर उन्होंने फौरन उसे घेर लिया। उनकी सरदार चबी वुमन ने अपने दांत दिखाए, मैलिशियसली मुस्कुराते हुए। हे न्यूबी, लगता है तुम रिच हो, हाँ? शेनबी ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें एम्प्टी और कोल्ड थीं। चबी वुमन उसकी नज़र से एनरेज्ड हो गई और अपने कंपेनियंस को उसे पुश और इंसल्ट करने के लिए उकसाया। शेनबी बिल्कुल नहीं हटी, अपनी आंखें बंद करके और हर पुश को एंड्योर करते हुए, जैसे ऐसा करने से वो अपने दिल के दर्द को बांट सके। उसने अचानक अपनी आंखें खोली जो अंदर तक ब्लड शॉट थीं। एक मैड स्टबननेस जाहिर हुई। क्या इतना काफ़ी है? चलती रहो और जोर से मारो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? फीमेल थग्स उसकी अपीयरेंस देखकर डर गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से पीछे हट गईं। ये औरत पूरी तरह से इंसेन थी। जब सवेरा हुआ तो असिस्टेंट ने शेनबेवाई को जख्मों से भरा हुआ देखा। वो इतना हैरान था कि कुछ बोल नहीं सका। शेनबेवाई ने अपने मुंह के कोने से खून का एक निशान पोंछा। उसका लहजा ठंडा था। उस नर्सिंग होम को खरीदने की तैयारी करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फांग युआन को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। अगर उसे मैं याद नहीं हूं तो उसे मुझे फिर से जानने दो। मैं हमारी यादें याद करने में उसकी मदद करूंगी। वो मेरे कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई। चाहे उसने कितने ही पैसे दिए हों, मगर नर्सिंग होम के हेड ने मनने से इनकार कर दिया। आखिर में उसने 1 बिलियन युआन दिए ताकि वो मेरे साथ आखिरी 6 दिन रहने का हक खरीद सके। मिस चेन, अब आप अंदर जा सकती हैं। नर्स ने मरीज के कमरे का दरवाज़ा खोला। शेनबेवाई ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अंदर कदम रखा। मैं अब भी उसी व्हीलचेयर पर बैठा खामोशी से खिड़की से बाहर देख रहा था। खिड़की के पर्दों से धूप अंदर आ रही थी जो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरे जर्द चेहरे पर रोशनी के निशान बना रही थी। फांग युआन, उसने नरमाई से पुकारा। मैंने धीरे से अपना सर घुमाया और उसे देखने की कोशिश की। मेरे होंठ हिले और मेरी आवाज़ लड़खड़ाई। तुम कौन हो? मैं शेनबेवाई हूं। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं कल ही तो आई थी, क्या तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूं। मैंने माथे पर बल डाले। मेरे चेहरे पर उलझन और नफरत थी और मैंने कुछ अल्फाज बोलने की कोशिश की। नहीं, तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हर लफ्ज़ एक भोंटी छुरी की तरह उसके दिल को चीर रहा था। शेनबेवाई का दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे चीर कर एक खूनी जख्म बना दिया गया हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे को छूना चाहा। फांग युआन, मुझे गौर से देखो। हम एक दूसरे को इतने वक्त से जानते हैं। मैं अचानक परेशान हो गया और अपनी बची कुची ताकत से उसका हाथ पीछे हटा दिया। मेरा चेहरा नफरत से भरा था। नफरत, मुझे तुमसे नफरत है। शेनबेवाई का हाथ हवा में ही रुक गया। वो 3 अल्फाज, मुझे तुमसे नफरत है, उसके सीने में गोली की तरह लगे। तो याददाश्त खोने के बाद भी मेरे अंदर उसके लिए गहरी नफरत बाकी थी। हाँ, मेरे लिए वो वाकई पूरी तरह एक विलन थी। उसने अपने सीने के तेज दर्द को दबाया और अपनी आवाज़ को नरम करने की कोशिश की। तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं? मेरा नाम शेनबेवाई है। मैं 28 साल की हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बराए मेहरबानी मुझे अपने साथ रहने दो, ठीक है? मैंने अपना सर झुकाया और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें थकान से भरी थीं। नहीं चाहता। फांग युआन, तुम क्यों नहीं चाहते? मैंने अपना सर हिलाया। नफरत है, याद नहीं, चले जाओ। शेनबेवाई हैरान रह गई। ये जुमला उसे बिजली की तरह लगा। उसे 5 महीने पहले के अपने वो अल्फाज याद आए जो उसने मुझसे कहे थे जब उसने अमनीसिया होने का नाटक किया था। फांग युआन, तुम फिर से वही कहोगे। मैं तुम्हें याद नहीं रखती। मुझसे चिपकने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो उस वक्त मैं इतना बेबस और दिल टूटा हुआ था। बस फर्क इतना था कि उस वक्त वो नाटक कर रही थी और उसका फांग युआन वाकई उसे भूल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू उसके गालों से बहने लगे। मुझे माफ कर दो फांग युआन, ये सब मेरी गलती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से खिड़की से बाहर देखता रहा।
नर्स ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर उसे इशारा किया। शेन बेवाई खड़ी नहीं हुई, वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठी रही और उसने व्हीलचेयर के हत्थे को जोर से पकड़ लिया। बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा और वक्त दें। वो नर्स की तरफ मुड़ी, दबाव की वजह से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। मैं और पैसे दे सकती हूँ। नर्स ने अपना सर हिलाया और उसकी नज़र मेरे थके हुए चेहरे पर पड़ी। मिस शेन, मरीज को आराम की ज़रूरत है और वो साफ तौर पर आपको देखना नहीं चाहता। शेन बेवाई ने अचानक अपना सर घुमाया और मेरी अजनबी और नफरत भरी नज़र से उसकी नज़र मिली। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे जोर से दबाया हो, एक शदीद दर्द। ये वाकई मुकाफाते अमल है। उसने अपने हाथ जमीन पर टिकाए और खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं कल फिर आऊंगी, और उसके अगले दिन भी, और उसके बाद भी, आखिरी दिन तक। वो कदम ब कदम पीछे हटी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी उंगलियों ने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ लिया। मैं तब तक आती रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। मेरे हाथ जो मेरे बराबर में ढीले लटक रहे थे थोड़ा सा हिले। मेरी आवाज़ पर की तरह हल्की थी, मगर हर लफ्ज़ उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा। कभी माफ नहीं करूंगा। शेन बाइवे के कदम अचानक लड़खड़ा गए। अगले ही पल वो पेशेंट रूम से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसका पीठ ठंडी दीवार से टिका था और वो जमीन पर फिसल गई। उसका रोना उसके गले में फंस गया था, जो उसके अंदर को चीर रहा था। कभी माफ मत करना। शेन बाइवे ने लाखों सालों में भी नहीं सोचा था कि ये वो आखिरी अल्फाज होंगे जो मैंने उससे कहे थे। बाद में उसने कई बार याद किया, क्या ये वही पल था जब मुझे सब कुछ याद आ गया था? क्या इसलिए मैंने वो अल्फाज कहे थे? अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, शेन बाइवे पहले से ही नर्सिंग होम के एंट्रेंस पर इंतजार कर रही थी। मेरे तयशुदा यूथनेशिया में सिर्फ 5 दिन बाकी थे। वो पूरी रात जागती रही, एक पल के लिए भी नहीं सोई। उसने रातों रात घर से 9,999 अकेशिया सैपलिंग्स मंगवाने का इंतजाम किया था। पहली बार जब उसने अकेशिया ट्री देखा था, उसने मेरा हाथ खींचा था। उसे हिलाते हुए कहा था कि अकेशिया ट्रीज कभी ना बदलने वाले फेथफुल लव की निशानी है। उसे ये बहुत पसंद था। मैंने उसके बाल सहलाए। मेरी आंखें गहरी मोहब्बत से भरी थीं। फिर मैं तुम्हारे लिए एक अकेशिया फॉरेस्ट लगाऊंगा। कुछ ही वक्त बाद मैंने सच में उसके लिए एक रोज फील्ड अकेशिया फॉरेस्ट लगाया। मैंने उसे फॉरेस्ट में पकड़ा हुआ था। मेरी ठोड़ी उसके सर पर टिकी थी। बाइवे, ये तुम्हारे लिए मेरा कभी ना बदलने वाला फेथफुल लव है। लेकिन बाद में चेंजी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए डिवोर्स चाहते हुए उसने खुद लोगों से कहकर वो पूरा अकेशिया फॉरेस्ट कटवा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब वो इन ट्रीज को दोबारा लगाना चाहती थी। जब वो अकेशिया फ्लावर्स देखेगा, वो यकीनन खुश होगा। शायद उसे हमारा माजी भी याद आ जाए। गार्डनर सैपलिंग के पास बैठा, ध्यान से ऊपर देखते हुए। शेन, अगर ये सैपलिंग्स अब लगाए गए तो सर्वाइवल रेट बहुत कम है, खासकर इसीलिए क्योंकि ये विंटर है। शेन बाइवे की आंखें लाल थीं, उसकी उंगलियां उसकी हथेली में गरी हुई थीं। मुझे परवाह नहीं कि सर्वाइवल रेट क्या है, इन्हें फौरन लगाओ, चाहे ये सिर्फ 5 दिन ही क्यों न रहें, ये ठीक है। वो चाहती थी कि वो देखे कि उन्होंने कभी एक दूसरे से कितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी। जब वो धूल में लिपटी हुई पेशेंट रूम में भागी, मैं खाली नजरों से खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरी आंखें बिल्कुल नहीं हिल रही थीं, एक बार पलकें भी नहीं झपकी थीं। फैंग युआन, इस अकेशिया ट्री को देखो, तुम्हें याद है तुमने एक बार मेरे लिए अकेशिया फॉरेस्ट लगाया था। शेन बाइवे आगे बढ़ी, मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके आवाज में बेइंतहा एक्साइटमेंट थी। पहले की तरह उसने मेरा हाथ खींचा, उसे हिलाते हुए। मैंने तुम्हारे लिए 9,999 अकेशिया ट्रीज लगाए हैं। मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मेरी पलकें तक नहीं झपकी। शेन बाइवे ने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेहरे के सामने हल्का सा हाथ हिलाया। उसका दिल अचानक डूब गया, जैसे किसी बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। फैंग युआन, उसने कपकपाते हुए मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, जैसे अभी ठंडे पानी से निकाले गए हों। नर्स एक ट्रे लेकर आई, उसके कदम जितने हो सके हल्के थे। मिस्टर फैंग आज सुबह ऐसे ही उठे हैं, वो कुछ भी नहीं देख सकते और उन्होंने बोलने की सलाहियत पूरी तरह खो दी है। वो अब कभी नहीं बोल पाएंगे। शेन बाइवे की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। उसके कानों में सिर्फ एक शोर गूंज रहा था, फैंग युआन। वो एक बार फिर व्हीलचेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गई, मेरा हाथ अपने चेहरे से लगाते हुए। उसके आंसू मेरे हाथ की पुष्ट पर गिरे, बहुत गर्म। ये मैं हूं, ये बाइवे है। मेरे चेहरे को छुओ, मेरी तरफ देखो, बराए मेहरबानी कुछ कहो, कुछ भी। मैं गलत थी, मैं वाकई गलत थी। मुझे एमनीशिया का नाटक नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं मरने के लायक हूं, मैं जहन्नुम में जाने के लायक हूं, लेकिन मैं अब नहीं देख सकता था। मैं वो खिड़की के बाहर अभी लगाए गए अकेशिया सैपलिंग्स नहीं देख सकता था। मैं उसे भी नहीं देख सकता था।
वो मेरी आवाज़ भी फिर कभी नहीं सुन पाएगी। शेन बाइवे ने मेरे सख्त जिस्म को गले लगाया। उसका रोना उसके गले में फंस गया, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। उसे याद आया 5 महीने पहले मैं कितनी ही बार उसके सामने बैठा था। मेरी उंगलियां उस आधे जले हुए नोटबुक को पकड़े हुए थीं जिसे उसने तबाह कर दिया था। मेरी आंखों में टूटी हुई उम्मीद थी, लेकिन उसने न देखने का नाटक किया। उसने कुछ भी याद न होने का नाटक किया। एक एक करके उसने मुझे बेरहमी से खुद से दूर किया। उसने मेरे सामने ही नोटबुक उठाया और उसे आग में फेंक दिया। अब रेट्रिब्यूशन आ चुका था। नर्सिंग होम से निकलकर शेन बाइवे दीवानों की तरह अपने होटल के कमरे में भागी। उसने हमारा पूरा माजी एक नोटबुक में लिख डाला। एक एक डिटेल, डायलॉग की एक एक लाइन, उसके दिल की एक एक धड़कन, पेपर पर पेन की रगड़ने की आवाज। उसका दिल दुख रहा था, जैसे उसे धीरे धीरे टॉर्चर किया जा रहा हो। उसने तब मेरी मेमोरी नोटबुक क्यों जलाई थी? अगर उसने वो बेवकूफ़ी ना की होती तो शायद मैं उस नोटबुक के जरिए उसे याद रख पाता। जैसे उसने तब उन यादों को खुद जलाया था, अब वो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके लिखेगी। फैंग युवान देख नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था, पर वो ठीक था। वो उसे बार बार पढ़कर सुनाएगी। फैंग युवान, हम पहली बार कोने वाले कैफे में मिले थे। तुमने व्हाइट शर्ट पहनी थी और खिड़की के पास खामोशी से ऐसे बैठे थे जैसे जमीन पर गिरी हुई रोशनी की कोई किरण हो। हमने पहली बार उस बर्फीली रात को किस किया था। तुम्हारे होंठ बहुत नरम थे और उनमें ठंडी मिंट का एहसास था। जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम रोजेस के कारपेट पर एक घुटने के बल बैठे थे और हाथ में रिंग बॉक्स पकड़ा था। तुम्हारी आंखें चमक रही थीं जैसे सितारों से भरी हों। वो सारी रात लिखती रही। लिखते लिखते उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। देर तक जागने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं, पर उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। ज्यादा वक्त नहीं बचा था, सिर्फ 4 दिन और। अगले दिन शिन बाइवे एक मोटी डायरी पकड़े हुए पेशेंट रूम में भागी। उसकी शर्ट के कोने पर अभी भी आंसुओं के गीले निशान थे। फैन युवान, मैं आ गई हूं। वो मेरे पास बैठ गई और डायरी खोली। उसकी उंगलियों ने उन घने लिखे हुए लफ्जों को धीरे से छुआ। आज मैं तुम्हें हमारी कहानी सुनाऊंगी। हम पहली बार मिले थे। पर उसने सिर्फ 2 ही जुमले पढ़े थे जब उसने कुछ अजीब महसूस किया। मेरी आईब्रोज और ज्यादा सिकर गई थी। मेरा सर भी थोड़ा हिल रहा था। मेरे चेहरे पर दर्द के निशान थे, जैसे मैं किसी तरह का टॉर्चर सह रहा हूं। नर्स ने भागते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मिस, प्लीज रुक जाइए। शिन बाइवे ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखें रैबिट की तरह लाल थीं। क्यों? मैं उसे हमारी कहानी सुना रही हूं। नर्स की आवाज में तरस था और उसने ठंडी आह भरी। आज सुबह टेस्ट से पता चला है कि पेशेंट को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया है। वो अब बिल्कुल नहीं समझ सकता कि दूसरे क्या कह रहे हैं। बात जारी रखने से उसे सिर्फ और ज्यादा तकलीफ होगी। वो 3 शब्द नहीं समझ सकता। एक तेज चाकू की तरह सीधा उसके दिल में लगे, जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वो सब जो उसने इतने ध्यान से तैयार किया था, वो यादें जो उसने सारी रात लिखी थीं, मेरी नज़रों में सब बेकार कागज के टुकड़े थे। ना सिर्फ मैं उसे देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बल्कि अब मैं उसकी बातें भी नहीं समझ सकता था। शिन बाइवे चेयर पर गिर गई। उसके हाथ से डायरी एक धमाके के साथ नीचे गिरी और उसके पन्ने फर्श पर बिखर गए। यादों से भरी वो लाइंस अब इतनी चुंधिया देने वाली थीं कि उसकी उन्हें सीधा देखने की हिम्मत नहीं हुई। फैंग युआन, उसने एक कपकपाता हाथ आगे बढ़ाया मेरा चेहरा छूने के लिए, पर उसके आंसू मोतियों की टूटी हुई लरी की तरह बिखरे हुए पन्नों पर गिर रहे थे, आंसुओं की लकीर को धुंधला करते हुए। ये दर्द, वो इसे सहने के बिल्कुल लायक थी। मेरे पास 3 दिन बचे थे और वो सिर्फ बेबस होकर देख सकती थी, कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। शिन बाइवे ने गलती से नर्सिंग होम के केयरगिवर को ये कहते सुना कि उनके घर के पास एक स्नोई माउंटेन पर एक पुराना टेम्पल है। वहां का एक पीस टैलिस्मैन आखिरी स्टेज के पेशेंट्स को सुकून दे सकता है। उम्मीद की इस आखिरी किरण को पकड़े हुए उसने उसी दिन वापस घर की फ्लाइट बुक कर ली। मेडिसिन उसके फैंग युआन को नहीं बचा सकती थी। वो सिर्फ भगवान और बुद्धास से प्रार्थना कर सकती थी। जब तक फैंग युआन जिंदा रह सकता है, मैं खुशी से अपनी सारी फैमिली एसेट्स उसके बदले दे दूंगी, यहां तक कि अपनी जान भी। बर्फीली पहाड़ी का रास्ता खतरनाक और चलने में मुश्किल था। चुभती हुई ठंडी हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। बहुत दर्द हो रहा था। शिन बाइवे ने एक कदम उठाया, फिर सजदा किया। उसका माथा बर्फ की पतली तह से ढकी हुई पत्थर की सीढ़ियों से टकराया। जल्द ही खून निकलने लगा। खून बर्फ पर जम गया था, पर अगले सजदे से फिर निकलने लगा। पिघलते हुए बर्फ के पानी के साथ मिलकर वो उसके गालों से नीचे बहने लगा। उसके घुटने कब के सुन्न हो गए थे। सिर्फ हड्डियों तक गहरा दर्द बचा था।
हर कदम चाकू की नोक पर चलने जैसा था। उसका मुंह बार बार मेरा नाम ले रहा था। उसकी आवाज हवा में बिखर रही थी। फैंग युआन, मेरा इंतजार करना, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। उसने भगवान और बुद्धा से रहम की भीख मांगी कि उसे माफी का एक मौका मिले, ताकि वो मुझे एक बार फिर देख सके और कह सके कि वो शर्मिंदा है। जैसे शिनबाइवे शारीरिक दर्द का इस्तेमाल एक चमत्कार के लिए कर रही थीं, स्विट्जरलैंड के नर्सिंग होम में मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मेरी शेड्यूल्ड यूथेनेशिया में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मेरे जिस्म के फंक्शंस पूरी तरह बिगड़ गए थे। मैं पूरी तरह बेहोश हो गया, वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। सिर्फ वेंटिलेटर के जरिए जिंदा रखा जा सकता था। हेड नर्स ने वो एंट्रेस्टमेंट फॉर्म खोला जो मैंने एडमिशन के वक्त साइन किया था। उसकी उंगली उन ठंडी लिखी हुई लाइंस पर फिरी। फैंग युआन की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक जब वो जिंदा था, अगर वो वेजिटेबल बन जाता तो यूथेनेशिया वक्त से पहले कर दी जाएगी। ये आखिरी डिग्निटी थी जो मैंने अपने लिए बचाई थी। उसके पास खड़ी नर्स थोड़ा हिचकिचाई। उस एशियन औरत का क्या उसे बताने की जरूरत है? हेड नर्स ने अपना सर ना में हिलाया। वो मेरे रिकॉर्ड्स पलटती रही। उसी की आवाज बिना किसी रिपल के शांत थी। कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट ने साफ कर दिया था। उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। वो औरत भी उसका परिवार नहीं है। दूसरी तरफ शेन बाइवे आखिरकार माउंटेन टॉप पर पहुंच गई। उसका पूरा बदन खून से लथपथ था, तकरीबन फ्रोजन सॉलिड हो चुका था। यहां तक कि उसकी फिंगरटिप्स ने भी सारी सेंसेशन खो दी थी, मगर उसने अब भी उस पीस टैलिस्मन को कस के पकड़ा हुआ था जिसके लिए उसने दुआ की थी अपनी आधी जिंदगी उसके बदले देकर। उसकी आंखें उस ऑर्डियल से बच निकलने की खुशी से भरी थी। उसने 1 सेकंड की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने फौरन वापसी की फ्लाइट बुक की, बेसतह से उम्मीद करते हुए कि वो मेरे हाथ पर पीस टैलिस्मन पहना सकेगी। मगर जब वो मेरे नर्सिंग होम के कमरे में भागी हुई आई तो उसके सामने खाली कमरा था। खिड़की से धूप फर्श पर आ रही थी। मेरी सांस का एक ट्रेस तक बाकी नहीं था। फैंग युआन कहाँ है? फैंग युआन कहाँ गया? उसने वहां से गुजरती एक नर्स का बाजू पकड़ लिया। उसकी फिंगरटिप्स ने इतनी जोर से दबाया कि वो तकरीबन दूसरे शख्स की स्किन में धंस गई। उसकी आवाज कांप रही थी, अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। नर्स ने उसे देखा। उसका चेहरा सिंपैथी से भरा था। उसने धीरे से उसके हाथ के पीछे थपथपाया। मिस्टर फैंग पास अवे हो चुके हैं। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने उन्हें क्रिमेट कर दिया है। उनकी एशेस फी में स्कैटर कर दी जाएंगी। शेन बाइवे का सर चकराने लगा। पूरी दुनिया घूम गई। उसके कानों में सिर्फ एक डेफनिंग रिंगिंग रह गई थी। वो अब और कुछ नहीं सुन पा रही थी। वो एक पागल औरत की तरह नर्सिंग होम से बाहर भागी, सी की तरफ, सी के पास क्लिफ साइड की तरफ। एक स्टाफ मेंबर रेलिंग के पास खड़ा था, धीरे धीरे हवा में वाइट पाउडर स्कैटर कर रहा था। नहीं! शेन बाइवे दिल तोड़ देने वाली चीख मारी। उसका पैर फिसला, वो लड़खड़ाई और आगे की तरफ झपटी। उसके फिंगरटिप्स तकरीबन उस वाइट पाउडर को छू ही गई थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। एशेस का आखिरी हिस्सा भी उड़ा ले गया। एक मुट्ठी भर बारीक वाइट पाउडर उसकी फिंगरटिप्स को छू कर निकल गया। एंडलेस ओशन की तरफ उड़ते हुए पल भर में बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गया। वो उसका फैंग युआन था, वो फैंग युआन जो उससे इतनी मोहब्बत करता था। उस पल में वक्त जैसे रुक सा गया। उसकी आंखों के सामने मेरी जेंटल स्माइल आई। सूट पहने ऑल्टार पर खड़े मेरी इमेज सामने आई। मेरी आंखें उसके रिफ्लेक्शन से भरी हुई थी। मेरे कंधे पर झुकी हुई उसकी इमेज सामने आई। जब मैंने उसे देखने के लिए अपना सर झुकाया तो मेरी आंखों में एक अनडाइंग अफेक्शन थी। आखिरी इमेज उसकी और चेंजी की वेडिंग कार पर रुक गई। वो पल जब वेडिंग कार और मेरी टैक्सी एक दूसरे के पास से गुजरी थी। कार की खिड़की से मेरी आंखें जो उसे देख रही थी वो फ्राइटनिंगली अनफेमिलियर थी। उन एम्प्टी आंखों में उसका रिफ्लेक्शन अब और नजर नहीं आ रहा था। फैंग युआन! शेन बाइवे के मुंह से दर्द से भरी चीख निकली। वो उस बोन चिलिंग सी वाटर में कूद गई। उसे पकड़ने के लिए बेताबी से हाथ पैर मारने लगी। उसकी फिंगर्स के बीच सिर्फ ठंडा सी वाटर रह गया था, कुछ भी नहीं था। उसका फैंग युआन, उसका आखिरी ट्रेस भी इस दुनिया से वैनिश हो चुका था। फैंग युआन, वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। उसके गले में अचानक एक मीठी मेटालिक टेस्ट महसूस हुआ। उसने एक गश के साथ मुंह भरकर ताज़ा खून थूक दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह कॉन्शियसनेस खो बैठी। जब उसकी आंख खुली वो हॉस्पिटल में थी। उसका स्पेशल असिस्टेंट बेड के पास खड़ा था। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। शेट बाइवे ने कुछ नहीं कहा, वो बस खाली नजरों से सीलिंग को घूरती रही। उसकी आंखों की गहराइयों में कोई रोशनी नहीं थी, जैसे डिस्पेयर से भरा कोई स्टैग्नेंट पूल हो। फैंग युआन अब इस दुनिया में नहीं था। फैंग युआन मर चुका था, उसकी वजह से मर चुका था। शेन बाइवे वापस मुल्क आ गई, उस घर में जो कभी हमारा था।
हवा में अब भी मेरी सेंट बसी हुई महसूस हो रही थी। हर छोटे कॉर्नर में कभी मेरी प्रेजेंस होती थी। वो लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आई। लिविंग रूम इतना खामोश था कि उसे सिर्फ अपनी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। सोफा पर उसे जैसे मैं वांगजी को पकड़े हुए धीरे से उसकी तरफ देखता हुआ नजर आया। मैंने एक प्रिस्टीन वाइट शर्ट पहनी थी। मेरे चेहरे पर उसकी सबसे फैमिलियर स्माइल थी। वैसे तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? मेरी आवाज अब भी वैसी ही जेंटल थी। वांगजी ने अपना छोटा सा सर बाहर निकाला, उसकी तरफ 2 बार भौंका और अपनी टेल जोर जोर से हिलाने लगा। फैंग्युआन। शेन बाईवे अपनी जगह फ्रोज हो गई। फिर वो मुस्कुराई और बार बार मुस्कुराई। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। फैंग्युआन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। क्या हमने नहीं कहा था कि अगले महीने अपनी एनिवर्सरी पर हम वांगजी के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग जाएंगे? मैं अब भी मुस्कुराया। वांगजी ने अपनी टाइनी नोज चाटी, अपना सर तिरछा करके उसे देखने लगा। शेन बाईवे कांपते हुए आगे बढ़ी, मुझे एम्ब्रेस करना चाहती थी, मगर जैसे ही उसकी फिंगरटिप्स मुझे छूने ही वाली थी, मेरा अक्स मिस्ट की तरह पल भर में बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गया। सोफा खाली था। मत जाओ फांग्युआन, मत जाओ। वो सोफा की तरफ बढ़ी, बेबसी से खाली जगह को गले लगाते हुए। उसके पुराने वादे अचानक उसके कानों में गूंजने लगे। फांग्युआन, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगी, पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो। मैं इस जन्म में कसम खाती हूं, तुम्हारे सिवा मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगी। फांग्युआन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो सकते हो। वो वादे जो उसने कभी मुझसे किए थे, अब सबसे तेज तलवारों में बदल गए, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करते हुए। शेन बीवई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपना सर पकड़े हुए बेइंतहा रोते हुए। एक पागल औरत की तरह उसने पूरा घर छान मारा, मुझसे जुड़ा कोई भी निशान ढूंढने के लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब मैं गया, मैं सब कुछ अपने साथ ले गया, जैसे खुद को उसकी जिंदगी से पूरी तरह मिटा देना चाहता हूं। उसे अचानक याद आया जो स्पेशल असिस्टेंट ने कभी कहा था। जाने से पहले फांग्युआन ने वो सारी चीजें ले ली थीं जो उनकी मोहब्बत की गवाह थीं, और उन सबको समंदर में फेंक दिया था। शेन भी वही समंदर के किनारे गई और खुद को समंदर में झोंक दिया। वो अपना सारा माजी ढूंढना चाहती थी। दिन ब दिन शेन भी वही एक जिंदा लाश की तरह थी। जरूरी खाने और सोने के अलावा उसका बाकी सारा वक्त हड्डियों को जमा देने वाले समंदर के पानी में डूबे हुए गुजरता। समंदर में उन धुंधली यादों को ढूंढना ही उसकी जिंदगी का अकेला ऑब्सेशन बन गया था। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तक शेन बीवई ने एक बार फिर समंदर में छलांग लगा दी। आज समंदर का पानी खास तौर पर साफ और नीला था। सूरज की रोशनी सतह के पार जा रही थी, चमकती हुई रोशनी की लकीरें बनाते हुए। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो ऊपर आने वाली थी, उसे अचानक एक सुनहरी चीज चमकती हुई दिखी। ये वही गोल्डन पोर्ट्रेट था जिसे उसने खुद पिघलाया था। तस्वीर में मैं उसके पास बैठा था, मेरी आंखें नर्म थीं, वो भी खुशी से झूम रही थी। उसने कभी कहा था, ये हमारे सुनहरी कभी न टूटने वाले रिश्ते की निशानी है, एक ऐसी चीज जो अब मौजूद नहीं थी। ये यहाँ कैसे दिखाई दी? शेन बीवई का मुर्दा दिल उस पल अचानक जोर से धड़कने लगा। वो पेंटिंग जो अब नहीं थी, सामने आ गई थी। तो क्या उसका फांग्युआन भी वापस आएगा? गोल्डन पोर्ट्रेट हल्के से हिला और गहरे अंधेरे समंदर की तह की तरफ डूबने लगा। शेन भी वही पागल हो गई। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने नीचे गोता लगाया, उस रोशनी का पीछा करते हुए। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, आखिरकार पोर्ट्रेट का एक कोना पकड़ लिया। इसके भारी वजन ने उसे यकीन दिला दिया कि ये कोई हैलुसिनेशन नहीं था। उसने पोर्ट्रेट को कसकर गले लगा लिया, जैसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना थामे हुए हो। इस पल उसने एक साया देखा। वो उसका फांग्युआन था। मैंने वही वाइट शर्ट पहनी थी जो हमारी पहली मुलाकात के वक्त थी। रोशनी और साये में खड़े हुए उसे देखकर मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए। फांग्युआन। शेन भी वही बेहद खुश थी, झूम रही थी। फांग्युआन सच में वापस आ गया। वो मेरी तरफ तैरने लगी। इस बार वो मेरा हाथ हरगिज नहीं छोड़ेगी। वो मुझसे जरूर बहुत मोहब्बत करती होगी, कभी दोबारा धोखा नहीं देगी। फांग्युआन, मैं आ रही हूं, हम हमेशा साथ रहेंगे। 3 दिन बाद शेन भी वही के स्पेशल असिस्टेंट को पुलिस का फोन आया। शेन भी वही की लाश समंदर के किनारे मिली थी। उसे निकाल लिया गया था। उसने अपनी बाहों में अब भी एक डूबे हुए पत्थर को कस के पकड़ा हुआ था। स्पेशल असिस्टेंट मौके पर पहुंचा। उसका चेहरा देखते हुए, जो समंदर के पानी से भीगा हुआ, सूजा हुआ, लेकिन फिर भी पहचानने लायक था।
उसने एक ठंडी आह भरी, अपना सर हिलाया। जिस दिन मेरी मौत हुई उसने पहले ही इस अंजाम का अंदाजा लगा लिया था। अगर शैन भी वही मुझसे मरते दम तक मोहब्बत करती थी तो उसने पहले शैन जी के साथ रहने के लिए एमनीजिया का नाटक क्यों किया, मुझे अपने ही हाथों से खाई में ढकेलते हुए। लोग हमेशा तभी एहसास करते हैं कि उनके पास क्या था जब वो उसे खो देते हैं। अफसोस, कुछ गलतियां कभी ठीक नहीं की जा सकती। दी एंड।